हाय गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। तो इस वीडियो में आपको 70 प्लस कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे इन 90 मिनट्स। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू जावा है, स्प्रिंग बूट है, डिज़ाइन पैटर्न्स है, सिस्टम डिज़ाइन है। तो ये मिक्स है 70 प्लस कॉन्सेप्ट्स का, और हर एक कॉन्सेप्ट को अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 मिनट में समझाया गया है। और ये 70 प्लस कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका एक तो इंटरव्यू प्रेप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो ये 90 मिनट्स का वीडियो आप जरूर देखिए, स्पेशली अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो। जावा इंटरव्यू में जेनेरिक्स का जरूर पूछा जाता है। तो जेनेरिक्स के हाई लेवल दो एडवांटेज है हमारे पास। पहला एडवांटेज है रीयूजेबिलिटी, बिकॉज इट कैन वर्क विद एनी डेटा टाइप, और दूसरा एडवांटेज है कंपाइल टाइम टाइप सेफ्टी। तो उसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेगेसी बॉक्स क्लास बनाई है विच इज नॉन जेनेरिक। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पे इस क्लास का इंस्टेंस बना रहा हूँ और इसमें इंटीजर वैल्यू दे रहा हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट इश्यू क्या है, मुझे हर बार जब मैं गेट आइटम कर रहा हूँ तो मुझे उसका कास्टिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे विदाउट कास्टिंग कंपाइलर को नहीं पता कि इसके अंदर कौन सी डेटा टाइप है। तो जब मैं इसको चला रहा हूँ तो ये सही चलेगा, पर इन केस अगर मैं इसकी टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग कर देता हूँ और ये कास्टिंग को स्ट्रिंग नहीं करता हूँ चेंज, ठीक है, तो कंपाइल टाइम डेवलपर को नहीं पता लगेगा कि इस कोड में कुछ एरर है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो आपके पास रन टाइम एक्सेप्शन आएगा कास्टिंग का। अभी मैं इस लेगेसी बॉक्स को जेनेरिक बॉक्स में कन्वर्ट करता हूँ। तो जेनेरिक बॉक्स करेंगे तो इसमें हमारा सिंटेक्स रहता है टी इज अ टाइप पैरामीटर। ऑब्जेक्ट की जगह टी कर देंगे यहाँ पे दोनों केस में, और सेट आइटम में भी टी कर देंगे, ठीक है। तो ये अभी हमारी जेनेरिक क्लास बन गई। तो अभी मैंने जेनेरिक बॉक्स इंटीजर टाइप का यहाँ पे बनाया, और अभी आप देखोगे हमें कंपाइल टाइम ही एरर आ रहा है, बिकॉज ये इंटीजर टाइप है। तो यहाँ पे सेट आइटम भी इंटीजर ही होगा, और यहाँ पे हमें अभी कास्टिंग की जरूरत नहीं है इस केस में। तो अभी मैं इसको रन करूंगा तो सेम इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रिमिटिव टाइप के साथ जेनेरिक्स नहीं चलता। तो अगर मैं यहाँ पे इंट देता हूँ तो ये मुझे एरर मारेगा कि टाइप आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी ऑफ प्रिमिटिव टाइप। जेनेरिक्स में बाउंडेड टाइप पैरामीटर का पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो उसका सिंपल एग्जांपल देखते हैं। तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे इंटीजर लिस्ट है और मुझे इस लिस्ट में से मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने एक सैम्पल जेनेरिक मेथड बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे उसका लॉजिक लिखा, और लॉजिक में मैं कंपेयर टू मेथड यूज कर रहा हूँ विच इज पार्ट ऑफ कंपेयरेबल इंटरफेस। तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर मार रहा है, बिकॉज सारी टाइप्स जरूरी नहीं है इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर ही रही हो। तो यहाँ पे हमारा बाउंडेड टाइप पैरामीटर पिक्चर में आता है। तो स्पेसिफिकली इस केस में अपर बाउंडेड पैरामीटर टी शुड बी द सब क्लास ऑफ इंटीजर, और दूसरा टाइप रहता है हमारा लोअर बाउंडेड टाइप पैरामीटर, तो जिसमें हमारा सुपर कीवर्ड यूज होता है, ठीक है। तो इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। तो जैसे ही मैंने ये कंडीशन दी तो वो एरर चला गया, और मैं इसको कोड को रन करूंगा सो इट विल रन परफेक्टली, तो मुझे मैक्सिमम एलिमेंट आ रहा है। तो अभी हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे सेम मेथड यूज करना है फॉर डबल के लिए भी, मुझे फाइंड करना है मैक्सिमम इस लिस्ट में से। तो अभी आप देखोगे ये कंपाइल टाइम एरर मार रहा है, बिकॉज हमने इसको एक्सटेंड किया है इंटीजर से। इंटीजर की जगह मैं एक्सटेंड करता हूँ नंबर से। तो जब मैंने ये किया तो फिर मुझे कंपेयर टू मेथड में कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, बस सारे नंबर जरूरी नहीं है कंपेयरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर ही रहे हो। यहाँ पे हम एंड का यूज कर सकते हैं, जिसको हम मल्टीपल बाउंडेड टाइप पैरामीटर भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने ये मल्टीपल कंडीशन दी तो वो एरर चला गया, और जब मैं इसको रन करूंगा अभी तो आप देखोगे कि दोनों का रिजल्ट सही आ रहा है। जावा इंटरव्यू में फेल फास्ट और फेल सेफ का सिनेरियो पूछा जाता है, जो कि जावा कलेक्शंस के अंडर आता है। तो उसका सिंपल एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एरे लिस्ट बनाई है, तो इसके अंदर मैंने कुछ प्लान ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे मैंने इसका आइटरेटर का लूप है टू प्रिंट आउट ऑल द प्लान कॉस्ट। तो ये मैं रन कर रहा हूँ तो कोई इशू नहीं है, मेरे पास प्लान कॉस्ट आ रहे हैं। तो अभी फेल फास्ट सिनेरियो में क्या होता है कि अगर मेरी ये लिस्ट विल बी मॉडिफाइड बाय अनदर थ्रेड, या फिर उसको बोलते हैं कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन, तो ये आइटरेटर विल थ्रो मी एन एक्सेप्शन। तो अगर मैं यहाँ पे लिस्ट प्लान्स डॉट एड 50,000 कर रहा हूँ, बट रियल केस में दिस विल बी मॉडिफाइड बाय अनदर थ्रेड। तो अगर मैं अभी इस कोड को रन करता हूँ तो आप देखोगे तो ये मुझे एक्सेप्शन थ्रो करेगा, कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। फेल सेफ होता है हमारा कॉन्करेंट हैश मैप कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट। तो इट्स नॉट ट्रूली फेल सेफ, तो बेटर टू कॉल वीकली कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट, और यहाँ पे मैं रेटिंग ऐड कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये मुझे रेटिंग प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पे मैं एक नई रेटिंग ऐड कर देता हूँ, लेट्स से 1, और अब इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे इट विल नॉट थ्रो एन एक्सेप्शन, क्योंकि फेल सेफ में क्या होता है कि ये डायरेक्टली इस कलेक्शन के साथ काम नहीं कर रहा, ये इसका क्लोन बना लेता है, और वो आइटरेटर वो क्लोन के साथ काम कर रहा है। तो इसीलिए हमारी नई रेटिंग इसमें डिस्प्ले नहीं हुई। नया आइटरेटर बना के उसको आइटरेट करता हूँ तो यू विल सी हमारा 453 चला। उसके बाद हर बार हम 111 ऐड कर रहे हैं, तो इसीलिए नए में हमारे पास नो मॉडिफाइड डेटा डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं फेल सेफ। फेल सेफ मेमोरी ओवरहेड ज्यादा लेता है बिकॉज इट वर्क्स विद क्लोन।
एटॉमिसिटी और रेस कंडीशन की बात करते हैं। ये मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसको हमेशा पूछता हूँ इंटरव्यू में। तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक शेयर्ड काउंटर क्लास है और उसमें हमारे पास एक इंट है काउंट, और इंक्रीमेंट मेथड क्या कर रहा है, उसको काउंट प्लस प्लस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 थ्रेड चला रहा हूँ। तो पहली थ्रेड में मैं क्या कर रहा हूँ, लूप है, ये 50,000 बार चल रही है और ये उसको इंक्रीमेंट कर देगी। और थ्रेड 2 भी सेम चीज़ कर रही है, उसको 50,000 बार वो इंक्रीमेंट कर देगी। पर अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ अभी, तो आप देखोगे थ्रेड 1 स्टार्ट हुआ, थ्रेड 2 स्टार्ट हुआ, थ्रेड 1 कंप्लीट हुआ, पर फाइनल काउंट हमारा 72,884 आया इंस्टेड ऑफ 1,00,000। तो आइडली इसको 1,00,000 आना चाहिए था। तो इसका मतलब कि दोनों थ्रेड्स जो है टीम वर्क नहीं कर रही प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन के साथ। तो इसको बोलते हैं रेस कंडीशन। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एटॉमिक कीवर्ड से। तो एटॉमिसिटी हमारा कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास एटॉमिक इंटीजर रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू सेट कर दूंगा इनिशियल 0। काउंट प्लस प्लस की जगह काउंट डॉट इंक्रीमेंट एंड गेट मेथड यूज होगा यहाँ पे। देखोगे जितना रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उतना ही आया, 100,000, 1,00,000 रिजल्ट आ गया। तो अभी मतलब कि दोनों थ्रेड्स अपना टीम वर्क में काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एटॉमिसिटी कॉन्सेप्ट। तो इंक्रीमेंट एंड गेट मेथड क्या करेगा, अगर थ्रेड 1 रेस विन कर जाता है, ठीक है, तो थ्रेड 2 को वेट करना पड़ेगा अंटिल थ्रेड 1 अपना इंक्रीमेंट नहीं कर देता वैल्यू। सेम अप्लाइज फॉर थ्रेड 2। अगर थ्रेड 2 रेस जीत जाता है तो थ्रेड 1 वेट करेगा। आपकी कंपनी आपको सैलरी हाइक नहीं दे रही क्योंकि आप एडिशनल काम नहीं कर रहे हो, और आप एडिशनल काम इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपकी कंपनी आपको सैलरी हाइक नहीं दे रही। तो इसको बोलते हैं डेडलॉक सिचुएशन। तो जावा प्रोग्राम में भी क्या है कि अगर आप मल्टी थ्रेडिंग यूज कर रहे हो तो डेडलॉक हो सकता है। सिंपल एग्जांपल देखते हैं कोड में, बिकॉज इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि डेडलॉक को समझाओ और मुझे प्रोग्राम भी लिख के बताओ कि जिसमें डेडलॉक हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, अकाउंट और ट्रांजेक्शन नाम से। तो पहला थ्रेड मैं बना रहा हूँ जहाँ पे मैं पहले लॉक लगा रहा हूँ अकाउंट पे, और उसके बाद मैं ट्राई कर रहा हूँ लॉक लगाने का ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, और दूसरी थ्रेड में मैं क्या कर रहा हूँ, ऑनलाइन पेमेंट थ्रेड में मैं ऑर्डर उसका रिवर्स कर दे रहा हूँ। पहले मैं ट्राई कर रहा हूँ लॉक लगाने का ट्रांजेक्शन पे, और उसके अंदर मैं ट्राई कर रहा हूँ लॉक लगाने का अकाउंट में। तो ऑर्डर चेंज हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सिंपली थ्रेड का नाम दे रहा हूँ, डेबिट कार्ड थ्रेड, और दूसरी थ्रेड का नाम मैंने दे दिया ऑनलाइन पेमेंट थ्रेड। तो यहाँ पे मैं दोनों को स्टार्ट कर रहा हूँ, और कोड मैंने इसलिए लिखा है ताकि हम डेडलॉक थ्रेड प्रिंट कर पाए बेस्ड ऑन गेट स्टेट मेथड। ठीक है, तो अगर मैं इसको भी रन कर रहा हूँ, आप देखोगे तो पहली थ्रेड डेबिट कार्ड चली, उसने होल्ड कर लिया अकाउंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर ऑनलाइन पेमेंट चली, उसने ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्ट को होल्ड कर लिया। उसके बाद डेबिट कार्ड ट्राई कर रही है ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्ट को होल्ड या लॉक करने का, पर वो नहीं होगा क्योंकि उससे पहले ही ऑनलाइन पेमेंट वो कर चुकी है। तो अगर आप देखोगे ये लूप के अंदर, तो दोनों की स्टेट हमारी ब्लॉक्ड आ गई थी, और यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया दोनों हमारा थ्रेड जो कि अभी ब्लॉक स्टेटस में जा चुका है। डेडलॉक को प्रिवेंट करने के काफी वेज हैं, तो उसको हम डिटेल में अगली वीडियो में देखेंगे। जावा इंटरव्यू में मोस्टली ऑप्शनल क्लास का पूछा ही जाता है, तो उसका आज सिंपल कोड एग्जांपल देखते हैं। तो मेरे पास एक मेथड है फाइंड यूजर नेम बाय आईडी, तो जिसको मैं यूजर आईडी पास करूंगा और वो मुझे नेम दे देगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल इफ एल्स लगा दिया, तो बट रियल कोड में आपका ये मे बी जो यूजर नेम है वो किसी डेटाबेस से आएगा। ठीक है, तो मेन मेथड है हमारे पास। तो मेन मेथड में मैं सिंपली वो मेथड कॉल कर रहा हूँ और यूजर नेम प्रिंट करवा रहा हूँ। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो विद 0, तो मेरे पास क्या यूजर नेम नल आ रहा है। तो एक तो लेगेसी वे है हमारे पास, मैं यहाँ पे यूजर नेम इज इक्वल टू नल का चेक हैंडल कर लूँ तो वो हैंडल हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर ऑप्शनल इज बेटर चॉइस इस सिचुएशन के लिए, उससे आपका कोड रीडेबिलिटी भी इंप्रूव होगा और आपका कोड मोर रॉबस्ट हो जाएगा। बेसिकली आपका ऑप्शनल कंटेनर टाइप रहता है जिसमें आपका नॉन नल वैल्यू भी हो सकता है और वैल्यू भी हो सकता है उसमें। ठीक है, तो इस केस में मैंने स्ट्रिंग की जगह ऑप्शनल स्ट्रिंग कर दिया, और रिटर्न जब भी मैं कर रहा हूँ तो वो ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल टाइप का यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगा। और सेम केस यहाँ पे भी, का मतलब क्या है कि ऑप्शनल हमारा इनकैप्सुलेट कर रहे हैं हमारी स्ट्रिंग वैल्यू को। मैं जब मेन मेथड में जा रहा हूँ तो स्ट्रिंग की जगह यहाँ भी मैं ऑप्शनल स्ट्रिंग कर दूंगा, और उसके बाद मैं ऑप्शनल क्लास का इस केस में इफ प्रेजेंट और एल्स मेथड यूज रहेगा। इसके अंदर मैं 2 लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज कर सकता हूँ। पहला केस है हमारा जब यूजर नेम प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो इस केस में मैं सिंपली यूजर नेम लेट से प्रिंट करवा लेता हूँ। दूसरे केस में यूजर नेम नल रहेगा, तो उसमें मैं एम्प्टी एक्शन यहाँ पे देके तो सिंपली प्रिंट करवा लेता हूँ यूजर नेम नॉट फाउंड। अब अगर मैं इसको कोड को रन करता हूँ, हो गया कि हमारे पास ये लाइन प्रिंट हो जाएगी यूजर नेम नॉट फाउंड। मल्टी थ्रेडिंग में काफी प्रॉब्लम्स है, उसमें से एक प्रॉब्लम है विजिबिलिटी प्रॉब्लम। तो उसका आज एग्जांपल देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक क्लास है जिसमें एक फ्लैग है जिसकी वैल्यू है फॉल्स, और यहाँ पे मेरे पास गेटर और सेटर है। और मेन मेथड में मैं 2 थ्रेड बना रहा हूँ। पहले थ्रेड में मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ और उसको स्लीप कर रहा हूँ 1000 मिली सेकेंड के लिए, और फिर वो फ्लैग की वैल्यू में ट्रू कर दे रहा हूँ। और थ्रेड 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, एक वाइल लूप लगा रहा हूँ। ये तब तक चलती रहेगी जब तक इसको वैल्यू ट्रू नहीं मिलेगी, और उसके बाद ये थ्रेड कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ अभी, तो अगर आप देखोगे थ्रेड 1 हमारी स्टार्ट हुई, थ्रेड 1 लॉजिक स्टार्ट हुआ, थ्रेड 2 भी स्टार्ट होगी, और थ्रेड 1 का लॉजिक कंप्लीट हुआ। उसके बाद थ्रेड 1 ने फ्लैग सेट कर दिया यहाँ पे ट्रू। ठीक है, पर ये वाइल लूप अभी तक चल रहा है क्योंकि इसको ये फ्लैग की वैल्यू लेटेस्ट नहीं मिली। तो इसी को बोलते हैं विजिबिलिटी प्रॉब्लम। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हमारे पास वॉलेटाइल कीवर्ड रहता है
तो यहाँ पे अगर मैं वॉलेटाइल कीवर्ड दे देता हूँ इस फ्लैग को, ठीक है, और अभी मैं अगर इसको रन करता हूँ तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास जैसी फ्लैग सेट हुआ थ्रेड 1 का, उसी टाइम ये लूप खत्म हो गया और मेरे पास ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। और इसका फ्लो देखते हैं। जब हमने विदाउट वोलाटाइल किया तो इसने क्या किया, सीपीयू 1 में जो थ्रेड 1 था उसका खुद का रजिस्टर्स है और सीपीयू 2 में थ्रेड 2 था उसका खुद का रजिस्टर्स है। तो ये थ्रेड 1 और रजिस्टर्स आपस में सिंक है, बट ये मेन मेमोरी के साथ सिंक नहीं है। जब हमने वोलाटाइल कीवर्ड लगा दिया, एज सुन एज सीपीयू 1 ने जब हमारी वैल्यू अपडेट करी तो इसको उसने डायरेक्टली मेन मेमोरी में भी अपडेट कर दिया, और थ्रेड 2 ने जब रीड किया तो उसने रजिस्टर से नहीं किया, उसने डायरेक्टली मेन मेमोरी से रीड किया। थ्रेड पूल का सिंपल हाई लेवल फ्लो देखते हैं और उसके बाद एक कोड एग्जांपल रन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल फ्लो डायग्राम बनाया है। यहाँ पे हमारे पास थ्रेड पूल है, एग्जीक्यूटर्स भी बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर हमारे पास कोर पूल रहता है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ थ्रेड्स रहते हैं। तो इस केस में मैं दे रहा हूँ काउंट 2। तो अभी क्या होगा, जब हमारे पास पहली रिक्वेस्ट आई तो थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर देखेगा कि दोनों आइडल है तो वो किसी एक को असाइन कर देगा। लेट्स से कि इस केस में थ्रेड 1 को फर्स्ट रिक्वेस्ट असाइन होगी। तो उसके बाद जब रिक्वेस्ट 2 आई तो थ्रेड पूल देखेगा कि थ्रेड 1 आइडल नहीं है बट थ्रेड 2 आइडल है, तो वो उसको असाइन कर देगा। ठीक है, तो अभी रिक्वेस्ट जब 3 आएगी तो क्या होगा, तो थ्रेड पूल देखेगा कोई भी थ्रेड आइडल नहीं है तो वो वाला टास्क वो ब्लॉकिंग क्यू में डाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक टास्क बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारा इसको ऐसे असाइन हो जाएगा। ठीक है, और अभी क्या होगा, जैसे ही हमारा काम खत्म हो गया थ्रेड 2 का, राइट, तो ये वाला काम खत्म हो गया, थ्रेड 2 आइडल हो गया, तो टास्क 3 इमीडिएटली इसको असाइन हो जाएगा। तो अभी सेम एग्जांपल कोड में देखते हैं। मैं एग्जीक्यूटर सर्विस से क्या कर रहा हूँ, एक 2 थ्रेड का अपना थ्रेड पूल बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लूप चलाई अप टू 3 रिक्वेस्ट, ये उसको एग्जीक्यूटर सर्विस में सबमिट कर देगा। तो अगर मैं अभी इसको रन कर रहा हूँ, आप देखोगे कि टास्क 1 पहले 2 टास्क इमीडिएटली स्टार्ट हो गए, फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूट हुए। जब ये एग्जीक्यूट हुए तब हमारा थर्ड टास्क स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लेट से इसकी लिमिट, थ्रेड पूल की लिमिट 3 दे देता हूँ यहाँ पे, और अभी इसको रन करता हूँ, तो आप देखोगे तीनों टास्क इमीडिएटली इन पैरेलल एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यहाँ पे हैश मैप डेटा स्ट्रक्चर का काफ़ी पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने कोड में हैश मैप बनाया स्ट्रिंग और इंटीजर का, तो क्या होगा, हमारा बकेट्स बन जाएगा। तो बकेट्स का साइज जो रहेगा बाय डिफॉल्ट वो 16 रहेगा। तो इस ब्रैकेट में आप उसका साइज दे सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर यूज केस। तो उसके बाद मैंने पुट स्टेटमेंट चलाई। तो जैसे ही मैंने पुट स्टेटमेंट चलाई तो कोड हमारा उसका हैश कोड कंप्यूट करेगा और उसके बाद इंडेक्स कंप्यूट करेगा, इसको कहाँ पे पुट किया जाए। लेट्स से इस केस में लेट्स से इंडेक्स है 1, तो 1 में हमारा स्टोर हो जाएगा डेटा विच विल लुक लाइक दिस। इसमें हमारा फर्स्ट में हैश कोड रहेगा और फिर हमारा की रहेगा, वैल्यू रहेगा और नेक्स्ट रहेगा बिकॉज इट्स अ लिंक लिस्ट। और नेक्स्ट इस केस में नल को पॉइंट करेगी लाइक दिस। तो ऐसे करके हमारा एलिमेंट पुट हो जाएगा। तो ऐसे हमारा हर एक आइटम के लिए वो ऐड होता जाएगा। बट समटाइम्स इट कैन हैपन, हैश कोड सेम होने की वजह से आपका इंडेक्स सेम आ जाए, या फिर हैश कोड सेम नहीं भी है तब भी आपका इंडेक्स सेम आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। तो उस केस में क्या होगा, अगर लेट से मैं ये स्टेटमेंट चला रहा हूँ और उसका इंडेक्स फिर से वैल्यू आ गई 1, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक नई लिस्ट बनाएगा, लिंक लिस्ट ऐसे। अब इस नेक्स्ट को इस लिस्ट के साथ वो पॉइंट कर देगा। तो ऐसे वो कोलिजन इंटरनली हैंडल करता है हैश मैप। तो अगर आप कोड में देखोगे सेम एग्जांपल है, यहाँ पे मैं हैश मैप बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ 3 आइटम्स, और यहाँ पे मैं हैश मैप की डिटेल्स प्रिंट करवा रहा हूँ, की वैल्यू हैश कोड। अगर मैं इसको रन करूंगा, इसका जो प्रिंट का ऑर्डर है वो सेम नहीं है जिस ऑर्डर में हमने इसको पुट किया था। डीमन थ्रेड का इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो बेसिकली डीमन थ्रेड के आपकी टाइप ऑफ थ्रेड है जो आपकी बैकग्राउंड में रन होती है। अगर इंटरव्यूअर आपको पूछता है कि प्रूव करो कोड में कि नॉन डीमन थ्रेड के लिए मेन थ्रेड वेट कर रही है और डीमन थ्रेड के लिए नहीं कर रही, तो उसका एग्जांपल देखते हैं अभी। तो यहाँ पे मैंने एक स्टार्ट सर्वर मेथड बनाया है और इसके अंदर मैं थ्रेड को स्लीप कर रहा हूँ 5 सेकंड के लिए, सिमुलेट सम वर्क। तो यहाँ पे पहले स्टार्ट सर्वर में यहाँ पे मैं इन्फिनाइट वाइल लूप चला रहा हूँ लॉगिंग के लिए, और यहाँ पे मैंने सेट डीमन फॉल्स करा है। ठीक है, तो अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, सर्वर स्टार्ट हुआ हमारा, उसके बाद मेन थ्रेड स्टार्ट हुई और उसके बाद मेन थ्रेड एग्जिट होगी, पर स्टिल ये प्रोग्राम चल रहा है क्योंकि वो नॉन डीमन थ्रेड का वेट कर रहा है कंप्लीट होने के लिए। तो ये इन्फिनाइट लूप है, तो ये हमेशा चलता ही रहेगा। पर अगर मैं इसको भी बंद करता हूँ और यहाँ पे सेट डीमन ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, तो अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखोगे कि जैसे ही हमारी मेन थ्रेड एग्जिट होगी आफ्टर 5 सेकेंड, तो हमारा प्रोग्राम फिनिश्ड हो गया। इट विल नॉट वेट फॉर द डीमन थ्रेड टू एंड। और इसके यूज केसेस क्या है, ये यूज होती है गार्बेज कलेक्शन के लिए, सर्वर मेंटेनेंस, लॉगिंग के लिए, या फिर मॉनिटर करने के लिए, या फिर और बैकग्राउंड जो प्रोसेसिंग के टास्क है हमारे एनालिटिक्स के या कैशे अपडेट करने के लिए। तो उस केस में हमारा डीमन थ्रेड काफी यूजफुल रहता है। एनोनिमस क्लास और लैम्डा एक्सप्रेशन का पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो मेन डिफरेंस दोनों में क्या है, जो एनोनिमस क्लास है
वो हमारी बोथ इंटरफेसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के साथ यूज होती है। जो हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन है इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर फंक्शनल इंटरफेसेस। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक रनेबल इंटरफेस है और ये इंटरफेस हमारा है फंक्शनल इंटरफेस बिकॉज इसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। और अगर मैं इसको एनोनिमस क्लास यूज़ करके इम्प्लीमेंट करता हूँ तो सिंटेक्स में मुझे न्यू कीवर्ड लिखना पड़ेगा और उसके बाद मुझे उसके अंदर ओवरराइड करना पड़ेगा वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड और उसके अंदर फिर मुझे इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा और फिर मैं उस मेथड को कॉल कर सकता हूँ एनोनिमस रनेबल वन डॉट रन करके। यही अगर हम लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे हमें ना तो मेथड का नाम देना पड़ रहा है ना हमें न्यू कीवर्ड यूज़ करना पड़ रहा है, हम सिर्फ उस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं और कंपाइलर अपने आप रन टाइम में ये इम्प्लीमेंटेशन रन मेथड के साथ मैप कर देगा। तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं डॉट रन। तो इसको अगर मैं रन कर रहा हूँ तो दोनों चल रहे हैं हमारे रनेबल। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो लैम्डा एक्सप्रेशंस आर बेटर देन एनोनिमस बिकॉज एनोनिमस के आप जितने भी इंस्टेंस बनाओगे उसकी क्लास फाइल मेमोरी में स्टोर होगी और उसका नाम कुछ रहेगा ऐसे एनोनिमस वर्सेस लैम्डा $1 डॉट क्लास। तो अगर मैं इसका एक और इंस्टेंस बनाता हूँ तो वो $2 डॉट क्लास हो जाएगी। और जो लैम्डा एक्सप्रेशन है इस केस में हमारी कोई नई क्लास नहीं बनती फाइल में, इस केस में हमारा इन्वोक डायनामिक इंस्ट्रक्शन ऐड हो जाता है क्लास फाइल में जो कि रन टाइम में इसको मैप कर देता है हमारा फंक्शनल इंटरफेस के साथ। कॉलेबल वर्सेस रनेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसका डिफरेंस देखते हैं। तो दोनों ही हमारे फंक्शनल इंटरफेसेस है जिनकी हेल्प से हम टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं एसिंक्रोनसली। तो ये हमारा रनेबल इंटरफेस है और इसमें रन मेथड रहता है और कॉलेबल में हमारा कॉल मेथड रहता है। ओनली डिफरेंस क्या है, जो रनेबल है डजंट रिटर्न अ रिजल्ट एंड कैन नॉट थ्रो अ चेक्ड एक्सेप्शन। तो दोनों में ये डिफरेंस है। एक एग्जांपल देखते हैं। कॉलेबल टाइप पैरामीटर सपोर्ट करता है तो आई एम क्रिएटिंग कॉलेबल इंटीजर और इसके अंदर मैं उसका एग्जीक्यूशन दे रहा हूँ और जब मैं इसको रन करूंगा तो विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर यू कैन सबमिट द टास्क एंड देन यू कैन डू योर अदर वर्क इन योर मेन थ्रेड एंड देन यू कैन यूज फ्यूचर डॉट गेट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं अगर यहाँ पे मेथड लेवल से एक्सेप्शन हटा देता हूँ तो फ्यूचर डॉट गेट विल थ्रो यू कंपाइल टाइम एरर। तो हमें एक्सेप्शन हैंडल करनी पड़ती है जब व्हेनेवर वी आर यूजिंग कॉलेबल। या तो आप मेथड लेवल पे कर लो या फिर आप इसको ट्राई कैच ब्लॉक में भी डाल सकते हो। और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो इट विल गिव मी द रिजल्ट। तो यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं हम रिजल्ट। तो अगर सेम एग्जांपल हम रनेबल के साथ देखें तो इस मेथड में हमारा कोई रिटर्न टाइप नहीं है, हमें ये सम रिटर्न नहीं कर सकता। अगर आप कॉलेबल पे देखोगे तो हमारे पास रिटर्न सम था यहाँ पे। तो इस केस में हमें ये सम आउटसाइड मेथड बनाना पड़ेगा स्टैटिक का। तो यहाँ पे हमें स्टैटिक इंट बनाना पड़ेगा और फिर इसको हमें यूज करना पड़ेगा रनेबल के अंदर एग्जीक्यूशन के अंदर। तो इस वे से हम रिक्वायरमेंट तो अचीव कर सकते हैं पर इसमें वही सिंक्रोनाइजेशन इशू हो सकता है इन कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस। तो हाई लेवल रनेबल आप तब यूज कर सकते हो जब आपको कुछ टास्क करने हैं जिनका कोई रिटर्न टाइप नहीं है। गार्बेज कलेक्शन का एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम G1 गार्बेज कलेक्टर यूज करेंगे। G1 को गार्बेज फर्स्ट भी बोलते हैं। इसमें मैं पहले लूप चला रहा हूँ 1,00,000 बार और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और फिर मैं एक्सप्लिसिटली ट्रिगर कर रहा हूँ गार्बेज कलेक्टर और फिर उसके बाद मैं लार्ज साइज ऑफ एरे बना रहा हूँ और फिर से 5,000 ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और फिर से गार्बेज कलेक्टर को ट्रिगर कर रहा हूँ। सो आई विल जस्ट कंपाइल दिस प्रोग्राम। इसमें हम प्रिंट करवाएंगे गार्बेज कलेक्टर के लॉग्स और यहाँ पे मैं 256 MB दे रहा हूँ मैक्सिमम हीप साइज। ये हमारा गार्बेज कलेक्टर का लॉग आ गया। अब इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा। तो इसमें 4 फेज चले हमारे। तो पहले फेज में क्या हुआ, उसने आइडेंटिफाई करा कौन से ऑब्जेक्ट्स आपके लाइव है और कौन से ऑब्जेक्ट्स आपके गार्बेज हैं। और दूसरे फेज में कंपैक्शन के लिए प्रिपेयर हुआ। इसमें बेसिकली आइडेंटिफाई होगा कि मेमोरी को कॉम्पैक्ट कैसे किया जाए। और तीसरे फेज में एडजस्ट पॉइंटर हुआ बिकॉज कंपैक्ट करने के लिए कभी कभी आपके ऑब्जेक्ट्स मेमोरी में मूव भी होंगे। अगर आपके ऑब्जेक्ट्स मूव होंगे तो रेफरेंस चेंज होगा तो वो उसके लिए यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। और फेज 4 में आपका कंपैक्ट हीप होगा। तो बेसिकली हीप को ये 5 रीजन में डिवाइड कर दिया इसने। तो एडन रीजन अगर आप देखोगे इसको यंग जनरेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे पहले 3 रीजन थे, लाख ऑब्जेक्ट बने थे तो ये 3 से 0 हो गए और टोटल साइज रह गया 2। सर्वाइवर कोई भी नहीं था और उसके बाद ओल्ड रीजन 0 से 1 हो गया और आर्काइव रीजन 2 से 2 ही रहे और हमंगस रीजन जो कि ह्यूज डेटा के लिए यूज होता है वो 0 रहा। तो इस तरह से आपका G1 गार्बेज कलेक्टर काम करता है 4 फेसेस में और वो आपकी हीप को 5 रीजन में यहाँ पे डिवाइड करता है जिसकी वजह से आपका पॉज टाइम काफी कम आता है एंड इट टेक्स फुल एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसर मशीन्स। कंप्लीटेबल फ्यूचर का सिनेरियो डिस्कस करते हैं। तो कंप्लीटेबल फ्यूचर इज पावरफुल वे टू वर्क विद एसिंक्रोनस कंप्यूटेशंस इन जावा। तो लेट्स से मेरे पास माइक्रो सर्विस है और माइक्रो सर्विस में मेरे पास डेटाबेस है, वेब सर्विस है, मेरा खुद का लॉजिक है और फिर मैं उस लॉजिक को यूज करके रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। तो अगर हम सिंगल थ्रेड की बात करें तो मेरा फ्लो कुछ ऐसे रहेगा और लास्ट में मेरा रिस्पॉन्स आएगा विच इज नॉट एन एफिशिएंट वे टू डू इट। तो विद हेल्प ऑफ कंप्लीटेबल फ्यूचर मैं डेटाबेस का टास्क एसिंक्रोनसली चला सकता हूँ। सेम मैं वेब सर्विस का टास्क एसिंक में चला सकता हूँ और जो मेरा लॉजिक है वो मेन थ्रेड में चला सकता हूँ। और जब मैं 4th स्टेप में आऊँगा
तब मैं डेटाबेस का रिजल्ट यूज कर सकता हूँ और सिमिलरली वेब सर्विस का रिजल्ट यूज करके उसको रिस्पॉन्स भेज सकता हूँ। तो इसका ये सिक्वेंशियल फ्लो खत्म हो जाएगा। तो हमारा फ्लो अभी 3 थ्रेड में डिवाइड हो जाएगा और लास्ट स्टेप में हम वेट करेंगे डेटाबेस और वेब सर्विस के रिजल्ट का और फिर रिस्पॉन्स दे देंगे। तो इसका कोड एग्जांपल देखते हैं सेम सिनेरियो का। तो मैंने क्या करा, डीबी टास्क के लिए मैंने सप्लाई एसिंग मेथड यूज करा। इसके बाद मैं यहाँ पे डेटाबेस कॉल सिमुलेट कर रहा हूँ और जैसे ही मेरे पास डेटाबेस का रिजल्ट आ जाता है, मैं डॉट देन अप्लाई मेथड यूज करके उस पर लॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ यहाँ पे। और सेम चीज़ मैं वेब सर्विस टास्क के लिए कर रहा हूँ और उसके बाद मेरा मेन थ्रेड चलेगा, उसका ये सिमुलेट कर रहा हूँ लॉजिक। इस लॉजिक के बाद हमें वो डेटाबेस और वेब सर्विस का रिजल्ट चाहिए, तो हम डॉट गेट यूज करेंगे जिससे हमारा मेन थ्रेड ब्लॉक हो जाएगा जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता। अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो आप देखोगे जो हमारे कंप्लीटेबल फ्यूचर थे तो वो डिवाइड हो गए 2 थ्रेड में, वर्कर 2 एंड वर्कर 1। ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी का फ्लो समझते हैं। ये सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है। लेट्स से आपके कंज्यूमर्स आपकी एपीआई कॉल कर रहे हैं और आपका एक ही प्रोडक्शन रीजन है जो डेटाबेस से कनेक्ट है और बीच में आपका लोड बैलेंसर है। तो ये प्रोडक्शन रीजन के अंदर आपके पास 4 सर्वर या 8 सर्वर, जितने मर्जी सर्वर्स यहाँ पे हो सकते हैं आपके। ब्लू ग्रीन में क्या होता है, हम प्रोडक्शन रीजन जैसा आइडेंटिकल रीजन बनाते हैं और उसको बोलते हैं ग्रीन, और जो आपका लाइव रीजन रहता है उसको बोलते हैं ब्लू। तो इससे क्या होगा, अगर कोई डेवलपर को डिप्लॉयमेंट करना है तो वो सिंपली अपना कोड चेक इन करेगा गिटहब में, ठीक है, और आपका फिर CI/CD पाइपलाइन चलेगा प्रोजेक्ट का, जिसमें आपका ऑटोमेशन टेस्ट केसेस वगैरह सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा और फिर वो आपका प्रोडक्शन सर्वर पे डिप्लॉय हो जाएगा, बट द रीजन विल बी ग्रीन। तो ये रीजन लाइव नहीं है, तो यहाँ पे सारा टेस्टिंग होगा आपका और ये रीजन भी आपका सेम डेटाबेस के साथ कनेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे आपका पूरा डेवलपर टेस्टिंग हो सकता है, QA टेस्टिंग हो सकता है, बिजनेस टेस्टिंग हो सकता है। जब ये टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम ये ट्रैफिक ग्रीन पे स्विच कर देंगे इंस्टेड ऑफ ब्लू, ठीक है। तो अभी हमारा जो ग्रीन है वो ब्लू बन जाएगा और जो ब्लू था वो ग्रीन बन जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ट्रैफिक मूव हो गया। तो इसका फायदा क्या है, अगर मैं ट्रैफिक यहाँ पे मूव कर दिया और ग्रीन में मेरा पुराना कोड पड़ा है, राइट, तो मैं इमीडिएटली इन दोनों में स्विच कर सकता हूँ। तो मुझे स्विच करने में इसमें कोई इशू नहीं है और हाई अवेलेबिलिटी रहता है। तो दोनों में से एक रीजन हमेशा हमारा अवेलेबल रहेगा। रेगुलर एक्सप्रेशन का इंटरव्यू में पूछा जाता है, उसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड मैच करने का पैटर्न बना रहा हूँ जो काफ़ी वेबसाइट्स में आपने देखा ही होगा। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ कैरेट सिंबल विच डिनोट्स स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद मैं रूल लगा रहा हूँ कि मेरी स्ट्रिंग में या मेरे पासवर्ड में एक नंबर प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो उसके लिए मैं पहले यूज कर रहा हूँ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, जो डिनोट करता है पॉजिटिव लुक अहेड। फिर मैं डॉट स्टार कर रहा हूँ विच डिनोट्स 0 और मोर टाइम्स। फिर मैं 0 to 9 स्क्वायर ब्रैकेट में दे रहा हूँ विच डिनोट्स करेक्टर के लास्ट इन रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इसको मिला के मेरा ये रूल बन जाता है। और इस तरह से आप कोई भी रूल बना सकते हो, लाइक एटलीस्ट 1 स्मॉल लेटर। तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में A to Z दे सकते हो स्मॉल केस में, फिर A to Z आप दे सकते हो अपर केस में, और यहाँ पे जोन से आपको स्पेशल करेक्टर इंक्लूड करवाने हैं वो आप दे सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट में। तो यहाँ पे ये रूल है हमारा मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ देने का जो भी पासवर्ड आ रहा है, और हम स्ट्रिंग को एंड करते हैं डॉलर सिंबल से, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अपना रेगुलर एक्सप्रेशन बना दिया और फिर मेरे पास जो भी पासवर्ड आ रहा है मैं उसको इस रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो वो बोलेगा पासवर्ड इज इनवैलिड बिकॉज ये पासवर्ड इस रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच नहीं कर रहा। और अगर यहाँ पे मैं एक नंबर दे देता हूँ और एक स्पेशल करेक्टर दे देता हूँ तो वो बोलेगा कि ठीक है पासवर्ड इज मैचिंग विद द रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये सिंबल्स काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा सिंबल क्या डिनोट करता है इसका नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए। तो इसी सेम कोड को मैंने मेथड वाइज बना दिया है। तो यहाँ पे मैं अगर इंस्टाग्राम भेज रहा हूँ और वैलिडेट कर रहा हूँ पासवर्ड, तो यहाँ पे वो मुझे एरर मैसेज भी दिखा देगा कि इस पासवर्ड में क्या मिसिंग है। एक्सेंचर इंटरव्यू में मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एंड हाउ टू सॉल्व दैट इन जावा। तो बेसिकली पहले प्रॉब्लम देखते हैं, इसको बफर बाउंडेड प्रॉब्लम भी बोलते हैं। जैसे आपके पास प्रोड्यूसर थ्रेड है और कंज्यूमर थ्रेड है जो कि शेयर्ड बफर के साथ डील कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर का काम है कि डेटा पुट करना बफर में और कंज्यूमर का काम है डेटा बफर से पिक करना। अगर प्रोड्यूसर की स्पीड फास्ट है तो बफर साइज ओवरफ्लो हो जाएगा, राइट, बिकॉज कंज्यूमर की स्पीड स्लो है तो वो उतनी स्पीड से इसमें पिक नहीं कर रहा जितनी स्पीड से प्रोड्यूसर इसमें डेटा पुट कर रहा है। तो इसका रिवर्स भी हो सकता है, अगर प्रोड्यूसर की स्पीड स्लो है और कंज्यूमर की स्पीड फास्ट है तो ये एम्प्टी हो जाएगा बफर, तो कंज्यूमर विल ट्राई टू टेक डेटा फ्रॉम द एम्प्टी बफर। तो ये दोनों कंडीशंस को हैंडल करना पड़ता है। टू हैंडल करने के लिए द एफिशिएंट वे इज ब्लॉकिंग क्यू। तो ब्लॉकिंग क्यू का हम यूज कर सकते हैं। ब्लॉकिंग क्यू हमारा इंटरफेस है और यहाँ पे मैं एरे ब्लॉकिंग क्यू क्लास यूज कर रहा हूँ विच इज इम्प्लीमेंटिंग दिस इंटरफेस, ठीक है। तो इसमें मैं कैपेसिटी दे रहा हूँ 5। और अगर मैं अपना प्रोड्यूसर और कंज्यूमर थ्रेड का कोड देखता हूँ तो यहाँ पे मैं कुछ भी हैंडल नहीं कर रहा सिंक्रोनाइजेशन, तो मैं सिर्फ यूज कर रहा हूँ पुट मेथड, और कंज्यूमर में मैं यूज कर रहा हूँ टेक मेथड। तो इंटरनली अगर आप
एरे ब्लॉकिंग क्यू क्लास में जाओगे और इसका टेक मेथड का इम्प्लीमेंटेशन देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने सब कुछ हैंडल कर रखा है, क्योंकि अगर मैं ब्लॉकिंग क्यू का यूज नहीं करता हूँ राइट, तो मुझे खुद से सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज करना पड़ेगा और मुझे वेट और नोटिफाई ऑल मेथड्स का यूज करना पड़ेगा राइट। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, बट स्टिल दिस इज नॉट अ एफिशिएंट वे एज कम्पेयर टू ब्लॉकिंग क्यू। डेटा रेस कंडीशन को समझते हैं इन मल्टी थ्रेडिंग। तो लेट्स से मेरे पास दो सीपीयू है, फर्स्ट सीपीयू में मेरा थ्रेड 1 चल रहा है और सेकंड में थ्रेड 2 चल रहा है, और हर सीपीयू का अपना रजिस्टर्स रहता है जिसमें आपका लॉजिक चलता है और कैशे स्टोर रहता है जिसमें वैल्यूज स्टोर रहती है। तो ये मेन मेमोरी में आपका लेट्स से एक इंटीजर है आई और उसको आपको इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो जब भी आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हो तो बैकएंड में आपका 3 ऑपरेशंस चलता है। पहला रहता है आपका रीड होगा वैल्यू, फिर उसमें ऐड या माइनस होगा वैल्यू में, तो उसके बाद वो नया वैल्यू स्टोर होगा फिर से आई में। तो अभी लेट्स से थ्रेड 1 ने वैल्यू इंट का लिया लेट्स से 10 और उसने 10 वैल्यू कैशे में डाला और यहाँ पे वो अपना इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस कर रहा है, ठीक है। पर जब ये इंक्रीमेंट चल रहा है, अगर उसी टाइम थ्रेड 2 भी इंट की वैल्यू मेन मेमोरी से लेता है तो उसको भी वैल्यू मिलेगी 10। तो जब इसको वैल्यू मिल गई 10 तो उसी टाइम थ्रेड 1 ने अपना काम खत्म करा और इसमें वैल्यू डाल दी 11, और फिर थ्रेड 2 ने भी अपना काम खत्म करा और इसमें वैल्यू डाल दी 11। आइडियली हमारा वैल्यू होना चाहिए था 10 + 1 + 1 12, बट इस केस में हुआ 11 बिकॉज ऑफ रेस कंडीशन। इसको हैंडल करने के लिए हम एटॉमिक क्लासेस का यूज कर सकते हैं या फिर सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको एटॉमिक इंटीजर बना रहा हूँ तो मुझे इंक्रीमेंट में काउंट डॉट इंक्रीमेंट एंड गेट मेथड यूज करना पड़ेगा, और अगर मैं इसको सिंक्रोनाइज से सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे इंक्रीमेंट मेथड को सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड देना पड़ेगा। पर एटॉमिक इंटीजर का परफॉर्मेंस बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू सिंक्रोनाइज, क्योंकि एटॉमिक इंटीजर हार्डवेयर सपोर्ट को लेवरेज करेगा फॉर एटॉमिक ऑपरेशन, इसीलिए ये फास्टर रहेगा एज कम्पेयर टू सिंक्रोनाइज्ड। वर्चुअल थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट जावा 21 में आया था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो उसका देखते हैं। तो यहाँ पे मैं 10,000 थ्रेड्स बना रहा हूँ, बट नॉट वर्चुअल थ्रेड, इट इज अ नॉर्मल प्लेटफॉर्म थ्रेड। और जब भी ये थ्रेड बनती है तो हमारा सीपीयू मेमोरी यूज होता है और इसका लार्ज थ्रेड स्टैक रहता है। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मेरे सीपीयू के पास 10,000 रिक्वेस्ट बनाने की कैपेसिटी नहीं है राइट। तो यू विल सी दैट एरर इज कमिंग हियर। तो आउट ऑफ मेमोरी एरर आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम से कि आप ये थ्रेड नहीं बना सकते 10,000, तो ये फेल हो गया 9184 के बाद। तो अगर मैं सिंपली इसको प्लेटफॉर्म थ्रेड से मैं इसको वर्चुअल थ्रेड यूज करता हूँ जो जावा 21 का फीचर है, तो यहाँ पे मैं करूँगा थ्रेड डॉट ऑफ वर्चुअल डॉट अनस्टार्टेड और इसके अंदर मैं अपना रनेबल दे दूंगा। तो ये सिंटेक्स है वर्चुअल थ्रेड बनाने का। तो इसमें हमें सेट डीमन ट्रू करने की जरूरत नहीं है, कि बाय डिफॉल्ट डीमन रहता है। तो इसको अगर मैं अभी रन कर रहा हूँ तो ये काफी लाइट वेट है। सो इफ यू विल सी हमारी सारी 10,000 थ्रेड्स यहाँ पे बनी, तो उसके बाद ये अपना काम बैकग्राउंड में यहाँ पे हो रहा है। वर्चुअल थ्रेड्स में 10,000 बना रहा हूँ और वो मुझे अलाउ कर रहा है, पर नॉर्मल प्लेटफॉर्म थ्रेड वो मुझे आउट ऑफ मेमोरी मार रहा था एरर। तो उसको देखते हैं थोड़ा। तो हमारा वर्चुअल थ्रेड का ये आर्किटेक्चर रहता है। तो सारे वर्चुअल थ्रेड्स हमारे जेवीएम के अंदर ही चल रहे होते हैं, तो इट्स कंप्लीटली हैंडल्ड बाय जेआरई। और हमारा कॉन्टिन्यूएशन ऑब्जेक्ट रहता है जो कि सारे वर्चुअल थ्रेड्स के रिसोर्सेज को हैंडल करता है इंटरनली। और ये बेस्ट है जहां पे आपकी एप्लीकेशन में कंकरेंट टास्क हो रहे हैं राइट। दे एग्जिस्ट टू प्रोवाइड स्केल एंड हायर थ्रूपुट, नॉट स्पीड। And single JVM might can support a millions of virtual threads also. Thread local का सिनेरियो देखते हैं। लेट्स से आपके पास एक वेब एप्लीकेशन है और आपके वेब एप्लीकेशन पे मल्टीपल यूजर आते हैं और हर एक यूजर की आप अपने कोड में एक थ्रेड बना रहे हो राइट। तो इट विल लुक लाइक दिस। तो अभी मैं चाहता हूँ कि हर थ्रेड के पास अपना यूजर आईडी होना चाहिए ताकि वो यूजर आईडी के बेस पे ऑपरेशन करे, लॉजिक चलाए, डेटाबेस क्वेरीज चलाए राइट। तो उस केस में हमारा थ्रेड लोकल काम में आता है। तो थ्रेड लोकल हमें कैपेबिलिटी देता है हर थ्रेड को अपनी लोकल कॉपी स्टोर करने के लिए, ताकि जब वो इसमें से गेट करे तो उसको सिर्फ अपनी ही लोकल कॉपी मिलेगी। तो थ्रेड लोकल मेक श्योर कि कोई भी सिंक्रोनाइजेशन इशू ना हो इस केस में। अगर हम कोड देखें तो थ्रेड लोकल यहाँ पे मैं बना रहा हूँ लॉन्ग टाइप का, 2 यूजर आईडीज ले रहा हूँ सिमुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सेट कर रहा हूँ यूजर आईडी, मैं डॉट सेट मेथड यूज कर रहा हूँ थ्रेड लोकल का। उसके बाद मैं अपना लॉजिक सिमुलेट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं डॉट गेट मेथड कर रहा हूँ। और डॉट गेट मेथड मेक श्योर कि इस थ्रेड को इसी का ही कॉपी मिले, और उसके बाद मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ, विच इज अ गुड कोडिंग प्रैक्टिस। और सेम मैं कर रहा हूँ दूसरी थ्रेड के लिए भी। तो अगर मैं एक कोड को चलाता हूँ तो सेट हो जाएगा हमारा। जब मैं इसको गेट कर रहा हूँ राइट, तो ये वाली चीज़ ऑटोमेटिकली आ रही है जो हमने सेट करी थी, वो मिक्स नहीं हो रही। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है थ्रेड लोकल। पेरेंट और चाइल्ड थ्रेड के केस में इनहेरिटेबल थ्रेड लोकल यूज़ कर सकते हो। तो आप पेरेंट थ्रेड में उसको सेट कर सकते हो वैल्यू को, और वो वैल्यू एक्सेसिबल रहेगा आपकी चाइल्ड थ्रेड को यूजिंग इनहेरिटेबल थ्रेड लोकल डॉट गेट मेथड। हाउ डू यू कंपेयर 2 इनम वैल्यूज? काफी बेसिक क्वेश्चन है, बट इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक इनम बनाया है सोशल, और यहाँ पे मैंने इसका दिया है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक। तो मैं मेन मेथड के अंदर इसका इंस्टेंस बना रहा हूँ सोशल डॉट इंस्टाग्राम, और इसको मैं कॉपी करके सेकेंड इंस्टेंस भी इसका सेम वैल्यू दे रहा हूँ। तो आइडियली हम ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड डॉट इक्वल्स यूज करते हैं ऐसे,
ठीक है। तो इसके अंदर मैं प्रिंट स्टेटमेंट दे देता हूँ इक्वल्स, बट पर इनम के केस में हम डबल इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ डबल इक्वल्स। तो अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो आप देखोगे कि आंसर हमें दोनों से आ रहा है, तो ये दोनों चल रहे हैं। पर आइडियली हम इनम्स में डबल इक्वल्स यूज़ करते हैं, बिकॉज अगर मैं इनम्स के डॉट इक्वल्स में जाता हूँ, इनम डॉट जावा और डॉट इक्वल्स में जा रहा हूँ, तो अगर आप देखोगे ये भी उसके अंदर डबल इक्वल्स यूज़ कर रहे हैं। तो हमें डॉट इक्वल्स अननेसेसरी मेथड कॉल करने का ज़रूरत नहीं है, और ये स्पेस भी, करेक्टर स्पेस भी ज़्यादा ले रहा है। तो आइडियली इनम्स दोनों से चलता है, बट प्रेफर्ड वे ऑफ डूइंग इज डबल इक्वल्स इन केस ऑफ इनम्स। गार्बेज कलेक्टर में रेफरेंसेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है टू डिटरमिन कि ऑब्जेक्ट एलिजिबल है रिमूवल के लिए या नहीं। तो 4 तरह के रेफरेंस होते हैं, उनको डिटेल में थोड़ा समझते हैं। तो पहला होता है हमारा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस। तो वो बाय डिफॉल्ट हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होते हैं, और ये गार्बेज कलेक्टर इनको कलेक्ट नहीं करता फॉर रिमूवल। सेकंड हमारा रहता है वीक रेफरेंसेस। तो वीक रेफरेंसेस आर कलेक्टेड बाय द गार्बेज कलेक्टर, मतलब कि ये एलिजिबल रहते हैं रिमूवल के लिए इफ देयर आर नो स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस टू इट। तो वीक रेफरेंस हमारा यूज होता है रियल एप्लीकेशन में, जहाँ पे आपके पास कैशिंग ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। थर्ड हमारा रहता है सॉफ्ट रेफरेंस। तो सॉफ्ट रेफरेंस भी एलिजिबल होता है रिमूवल के लिए, पर इसमें एक कंडीशन रहती है, अगर मेमोरी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तभी गार्बेज कलेक्टर इसको रिमूव करेगा। तो ये हमारा रियल एप्लीकेशंस जहाँ पे आप इमेज कैशिंग कर रहे हो वहाँ पे यूज होता है। तो इमेज कैशिंग हैवी रहती है, इसलिए हम उसको सॉफ्ट रेफरेंस के साथ यूज करते हैं कि जब तक मेमोरी इशू नहीं है तब तक वो वहाँ पे पड़ा रहे, वरना गार्बेज कलेक्टर इसको रिमूव कर दे अगर मेमोरी प्रेशर बढ़ रहा है। और फोर्थ रहता है हमारे पास फैंटम रेफरेंस। तो ये हमारा वीकेस्ट टाइप ऑफ रेफरेंस रहता है। तो ये हमारा यूज होता है मेमोरी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स में, और यहाँ पे फिर मैं सिस्टम डॉट जीसी ट्रिगर कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं चारों ऑब्जेक्ट्स को गेट करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि वीक रेफरेंस और फैंटम रेफरेंस नल आ रहा है। तो सॉफ्ट रेफरेंस उसने डिलीट नहीं करा बिकॉज मेमोरी प्रेशर अभी इंक्रीज नहीं हुआ है। और इस तरह से रेफरेंसेस का यूज कर सकते हो आप अपनी एप्लीकेशन में। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि कहाँ पे स्विच स्टेटमेंट यूज करनी चाहिए और कहाँ पे इफ एल्स, तो उसके सिनेरियोज देखते हैं। तो पहला सिनेरियो है, हमारे पास सिंगल वैल्यू है और इस वैल्यू के अगेंस्ट हमारे डिफरेंट केसेस है टू रन अवर लॉजिक। तो इस केस में हमारा स्विच बेस्ट काम करता है, और स्विच के अंदर हम मल्टीपल केसेस को एक ही स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। पर यही चीज अगर हमें इफ एल्स के साथ करनी है तो मुझे और कंडीशंस का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो इस केस में स्विच बेटर वर्क करता है एज कम्पेयर टू इफ एल्स स्टेटमेंट। और सिनेरियो 2 देखते हैं जहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स कंडीशन है। तो यहाँ पे हमें एज है और इज स्टूडेंट है, और दोनों की वैल्यू कंबाइन करके हमें कुछ लॉजिक चलाना है। तो इस केस में हमारा इफ एल्स यूज में आता है, बस हम स्विच में एंड और ऑपरेटर्स यूज नहीं कर सकते। बट स्टिल हम ये सेम चीज स्विच के साथ कर सकते हैं बाय यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, बट बेटर वे रहेगा हमारा यहाँ पे इफ एल्स इफ। बट स्विच के साथ अगर आप देखो तो टर्नरी ऑपरेटर से आप लॉजिक लिख सकते हो, बट इट्स नॉट एन एफिशिएंट वे टू यूज स्विच इन दिस केस। और थर्ड हमारा सिनेरियो है जहाँ पे आपको रेंजेस को हैंडल करना है। तो इस केस में डेफिनेटली आपका इफ एल्स इफ काम में रहता है। स्विच के साथ आप हैंडल कर सकते हो डिवाइड ऑपरेटर यूज करके, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड अगेन फॉर स्विच। जावा 21 में अननेम्ड पैटर्न्स एंड वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो उसको समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एक रिकॉर्ड बना रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास कुछ फील्ड्स है, एम्प्लॉय आईडी, नेम। तो रिकॉर्ड्स बनाने का फायदा क्या रहता है, हमें गेटर सेटर या अदर मेथड्स को एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, ठीक है। कंपाइलर इसको इंटरनली हैंडल करता है, और मेन मेथड के अंदर मैं एक न्यू एम्प्लॉय बना रहा हूँ और उसके अंदर ये वैल्यूज दे रहा हूँ। यहाँ पे जब मैं इंस्टेंस ऑफ यूज कर रहा हूँ तो मुझे 5 की 5 फील्ड्स यहाँ पे डिक्लेयर करनी पड़ रही हैं, ठीक है। इवन इफ मेरे लॉजिक में मुझे सिर्फ एम्प्लॉय आईडी चाहिए, तो ये कोड रीडेबिलिटी और एक्स्ट्रा कोड मुझे लिखना पड़ रहा है यहाँ पे। तो जावा 21 में क्या है कि हम इसको जो जो चीज़ नहीं चाहिए हमें, हम उसको अंडरस्कोर सिंबल के साथ यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसको मैं इस तरह से दे सकता हूँ। तो अभी हमारे कोड रीडेबिलिटी भी अच्छा हो गया। अभी इसको पढ़ के मुझे समझ आ रहा है कि इस लॉजिक में मुझे जौन सी फील्ड चाहिए मैंने वो दी है, बाकी मैंने नहीं दी। और सेम चीज़ हम कर सकते हैं ट्राई कैच के अंदर। तो कभी कभी हम कैच ब्लॉक में ये एक्सेप्शन लिखते हैं, बट हमें ये अगर नहीं यूज़ करना तो हम इसको भी अंडरस्कोर के साथ दे सकते हैं, और यहाँ पे अपना जो भी एक्सेप्शन हैंडलिंग लॉजिक यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ कोड को, तो कोड विल वर्क फाइन। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है एम्प्लॉय आईडी आ रहा है और इनवैलिड नंबर आ रहा है। हम लोकल वेरिएबल में यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कैच में कर सकते हैं, फॉर स्टेटमेंट के हेडर में कर सकते हैं, इनहेंस फॉर लूप से कर सकते हैं, और हम लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जावा 21 में स्ट्रक्चर्ड कॉन्करेंसी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर डेवलपर्स। जावा 21 से पहले हम एक्सेक्यूटर सर्विस की हेल्प से यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग का कोड लिखते थे, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, बिकॉज
ये दो थ्रेड इंडिपेंडेंट चल रहा है और ये दोनों थ्रेड इंडिपेंडेंटली फेल और एरर भी इसमें आ सकता है, और उसके बाद हम इसको गेट मेथड से इसको ज्वाइन करते थे। पर इस केस में कोई भी स्कोप नहीं है, कोई भी इसका स्ट्रक्चर नहीं है, तो मैंने उस कोड को जावा 21 में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर्ड टास्क स्कोप का यूज करके इसको स्ट्रक्चर्ड कंकरेंसी में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक स्कोप बन गया, और इसके अंदर मैं अपना ये एक थ्रेड चला रहा हूँ फाइंड यूजर का, अलग थ्रेड चला रहा हूँ फेच ऑर्डर का, और यहाँ पे डॉट ज्वाइन डॉट थ्रो इफ फील्ड मेथड की हेल्प से हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं और प्रोपोगेट एरर्स कर सकते हैं। और जब भी दोनों सब टास्क कंप्लीट हो जाए तो हम ऐसे इसका रिस्पॉन्स बना सकते हैं। तो आप देखोगे कि ये बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में हम कर रहे हैं अभी जावा 21 में। इंटरनली वो इस तरह से कुछ दिखेगा, ये हमारा मेन थ्रेड चल रहा है और हमने अभी इसका स्ट्रक्चर टास्क स्कोप बनाया, और इस स्कोप के अंदर हमारे मल्टीपल थ्रेड्स चल सकते हैं, ठीक है। और ये मल्टीपल थ्रेड्स का सक्सेस फेलियर भी हो सकता है, बट दे विल बी ऑल इन द सेम स्कोप, राइट। तो लास्ट में आके वो यहाँ पे सब उसका रिजल्ट ज्वाइन होगा, तो जो भी कुछ होगा वो यहाँ पे होगा, और इसकी हेल्प से हम बिल्कुल इसको एरर को पकड़ सकते हैं मल्टीपल थ्रेड्स की, और ये इसको स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जावा 21 में सीक्वेंस कलेक्शंस का फीचर इंट्रोड्यूस किया है, उसको देखते हैं। तो अगर मैं कोड में जाता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं लिस्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे जावा 21 में 6 मेथड इन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं। तो एक तो है रिवर्स है आपका, उसके बाद ऐड फर्स्ट है, ऐड लास्ट है, गेट फर्स्ट है, गेट लास्ट है, और इवन रिमूव फर्स्ट और रिमूव लास्ट है। तो इसकी हेल्प से हम अपने कोड को मोर एफिशिएंटली लिख सकते हैं और मोर रीडेबल भी बना सकते हैं। तो अगर मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जाता हूँ तो यहाँ पे देखोगे आप, बिफोर जावा 21 हम कुछ इस तरह से कोड लिखते थे, आइटरेटर का यूज़ करते थे फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए, फिर लास्ट के लिए हम साइज -1 करते थे, ठीक है। अभी अगर मैं जावा 21 में मुझे करना है तो मैं सिंपल यहाँ पे ऐड फर्स्ट मेथड का यूज़ कर सकता हूँ, ऐड लास्ट मेथड का यूज़ कर सकता हूँ, और फिर इवन की गेट फर्स्ट और गेट लास्ट का कर सकता हूँ, एंड इवन आई कैन यूज डॉट रिवर्स्ड मेथड टू रिवर्स माई लिस्ट, एंड फिर लास्ट में रिमूव फर्स्ट और रिमूव लास्ट का। तो ये 6 मेथड से हमारा कोड काफ़ी रीडेबल बन जाता है और एज अ डेवलपर काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है मेरे लिए कोडिंग करना, राइट। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे इट्स रनिंग फाइन। यहाँ पे पहले हमने ऐड मेथड यूज़ करा, फिर जब ऐड फर्स्ट करा तो उसने 2022 ऐड कर दिया फर्स्ट में, फिर हमने करा ऐड लास्ट तो उसने 2024 कर दिया लास्ट में ऐड, फिर हमने गेट फर्स्ट करा, गेट लास्ट करा, और उसके बाद हमने रिवर्स मेथड यूज़ करा तो उसने एलिमेंट्स को रिवर्स कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद रिमूव फर्स्ट करा तो यहाँ पे पहला 2022 रिमूव हो गया, और फिर हमने जब रिमूव लास्ट करा तो 2024 भी रिमूव हो गया। तो इस तरह से आप सीक्वेंस कलेक्शन का यूज कर सकते हो जावा 21 में। जावा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ सीरियलाइजेबल इंटरफेस। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है और मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ सीरियलाइजेबल इंटरफेस। तो ये इंटरफेस क्या करेगा, इस क्लास पे सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन इंप्लीमेंट कर देगा, ठीक है, या फिर इनेबल कर देगा। तो यहाँ पे मेरे 4 फील्ड्स हैं और उनका गेटर एंड सेटर है। तो अगर मैं अपनी मेन मेथड में जाता हूँ तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ उसी क्लास का और उसमें वैल्यूज सेट कर रहा हूँ, राइट। तो अभी मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये ऑब्जेक्ट डेटाबेस में सेव करना है, या फिर मुझे फाइल में सेव करना है, या फिर नेटवर्क के थ्रू किसी को भेजना है मुझे, राइट। तो उस केस में हमारा सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है राइट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को इस फाइल लोकेशन में सेव कर देगा, और जब मैं इस फाइल से रीड करूंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है यहाँ पे रीड ऑब्जेक्ट, और फिर मैं यहाँ पे कास्ट कर दूंगा उसको इन इंस्टाग्राम अकाउंट क्लास, और फिर मैं इस तरह से उसके गेटर्स यूज करके उसकी वैल्यूज निकाल दूंगा, राइट। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे इसने इस क्लास पे सीरियलाइज कर दिया उस ऑब्जेक्ट को और सेव कर दिया, और डीसीरियलाइज के केस में गेटर से मेरे पास यहाँ पे सारी वैल्यूज आ गई। तो कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कुछ फील्ड्स हमें सीरियलाइजेशन में डिसेबल करनी पड़ती है, क्योंकि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकता है या फिर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हो सकता है, राइट। तो उस केस पे आप ट्रांजिएंट कीवर्ड का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको ट्रांजिएंट किया ईमेल आईडी को, राइट, और सेम कोड अगर मैं रन कर रहा हूँ तो आप देखोगे ईमेल हमारा यहाँ पे नल आ जाएगा। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट का जावा इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक मेथड है जिसको मैं इंट अमाउंट अगर भेजूंगा तो वो अमाउंट वो बैलेंस में ऐड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ डिपॉजिट, और इसमें मैं अमाउंट भेज रहा हूँ, और इसको अगर मैं रन कर रहा हूँ तो ये मेरा 1000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे अगर मल्टीपल डिपॉजिट करने हैं तो या तो मुझे इस तरह से इसको बार बार कॉल करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं यही चीज़ वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट से करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं विद द हेल्प ऑफ 3 डॉट्स या जिसको एलिप्सिस भी बोलते हैं, तो उससे मैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ ये अमाउंट। तो मैं बोल रहा हूँ जावा को कि ये अमाउंट
एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, ठीक है। तो ये वेरिएबल लेंथ का है, तो इसके अंदर मैं फॉर ईच लूप लगा के, इनहेंस फॉर लूप लगाया यहाँ पे मैंने, फॉर ईच भी लगा सकता हूँ। तो इसकी हेल्प से मैं उस पे बैलेंस को ऐड कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह अमाउंट 500 200 है ना, इसमें मैं जितने मर्जी अमाउंट भेज सकता हूँ। तो अगर अब मैं इसको मेथड को चलाता हूँ, हो गया, तो वो उसने सारा बैलेंस यहाँ पे ऐड कर दिया। और यहाँ पे एक मेथड में सिर्फ एक ही वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, मल्टीपल नहीं हो सकते। अगर मैं यहाँ स्ट्रिंग दे रहा हूँ, ठीक है, नेम, तो इस केस में वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट हमेशा आपका लास्ट में रहेगा, मैं उसको फर्स्ट या मिडल में नहीं रख सकता, तो इसको मुझे लास्ट में मूव करना पड़ेगा। इस तरह से आप वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स का यूज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर यूज केस। थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर के ये 5 पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं जो इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। पहला पैरामीटर है हमारा कोर पूल साइज। तो ये आपका पैरामीटर डिसाइड करते हैं कितनी थ्रेड्स आपको पूल में रखनी है कि जो आइडल भी रहेगी तो चलेगा। मैक्सिमम पूल साइज 5, तो इसमें मैक्सिमम जावा या जेवीएम कितनी थ्रेड्स तक स्टार्ट कर सकता है इफ नीडेड। यहाँ पे क्या है, कीप अलाइव टाइम और मिली सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी थ्रेड्स इससे ज्यादा हैं कोर पूल साइज से, उसको इमीडिएटली बंद कर दो जब उनका काम खत्म हो गया। यहाँ पे हम लिंक्ड ब्लॉकिंग क्यू का यूज कर रहे हैं जिसमें आपका टास्क क्यू होते जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे लेट से मैं यहाँ पे 5 टास्क कर रहा हूँ सबमिट, राइट। और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे कि इवन कि मेरा यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप लगा है, पर वो नई थ्रेड यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये मैंने मैक्सिमम पूल साइज 5 दिया है, फिर भी वो एक ही थ्रेड से काम चला रहे हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे ब्लॉकिंग क्यू का कैपेसिटी नहीं दिया, राइट। और ये पैरामीटर तभी यूज में आता है जब आपका ब्लॉकिंग क्यू पूरा हो जाता है। जैसे ही यहाँ पे मैं ब्लॉकिंग क्यू का साइज दूंगा या कैपेसिटी 2, राइट, तो 2 के बाद ये फुल हो जाएगा, राइट। तो जैसे ही ये फुल होगा इमीडिएटली वो जावा नए थ्रेड्स को स्टार्ट कर देगा बेस्ड ऑन मैक्सिमम पूल साइज। तो यहाँ पे इसने 2 और 3 थ्रेड्स को स्टार्ट कर दिया बिकॉज ब्लॉकिंग क्यू में 2 ही टास्क आ सकते थे, राइट। तो 5 में से 2 यहाँ पे आ गए, बाकी 3 को उसने 3 थ्रेड के साथ हैंडल किया। तो आप जावा मल्टी थ्रेडिंग प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो अगर आपको पूरा जावा मल्टी थ्रेडिंग डीप में सीखना है, तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। स्प्रिंग बूट एक्चुएटर के बारे में इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो ये बेसिकली हमें प्रोडक्शन रेडी फीचर्स और यूआरएल्स देती है जिससे हम अपनी प्रोडक्शन एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग या अदर डिटेल्स देख सकते हैं। तो इसको इनेबल करने के लिए हमें ये आर्टिफैक्ट आईडी यूज करना पड़ता है pom.xml में, और एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में सारे यूआरएल्स इंक्लूड करने के लिए हमें ये लाइन का यूज करना पड़ता है web.exposure.include स्टार, राइट। और यहाँ पे मैंने एक सिंपल ऐप बनाई है, स्प्रिंग बूट ऐप है, और ये हमारा हेलो वर्ल्ड है और कुछ एक यूआरएल है मेरा यूजर आईडी के बेस पे जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो मैं अगर इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ मेवन स्प्रिंग बूट रन से, तो अभी अगर मैं लोकल होस्ट में जाता हूँ तो हमारी एप्लीकेशन चल रही है, और अगर मैं एक्चुएटर वाला यूआरएल कॉल करता हूँ तो हमें सारे यूआरएल्स दिख जाएंगे जो उसने इनेबल कर दिए हमारी एप्लीकेशन में, ठीक है। हमारे पास बीन्स है, कैशे है, हेल्थ है। तो अगर मैं यहाँ पे हेल्थ यूआरएल कॉल करता हूँ तो मुझे अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस दिख जाएगा, राइट, अप है या डाउन है। या फिर अगर मैं यहाँ पे ENV कॉल करता हूँ तो मुझे इन्वायरमेंट दिख जाएगा कि मैं यहाँ पे होम ब्रू पे चला रहा हूँ मैक ओएस पे, राइट। या फिर अगर मैं थ्रेड डंप चाहता हूँ तो मुझे थ्रेड डंप मिल जाएगा अपनी एप्लीकेशन का। तो इस तरह से काफ़ी यूआरएल्स यहाँ पे मिलते हैं हमें विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। और द बेस्ट पार्ट इज अगर आपको इनमें से ओवरराइड भी करना है और अपना कस्टम लॉजिक लिखना है, वो भी आप लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट्स एंड विद द हेल्प ऑफ ओवरराइड। तो इससे आप अपना कस्टम लॉजिक भी एक्चुएटर यूआरएल्स में डाल सकते हो। स्प्रिंग बूट इंटरव्यू में एसिंक्रोनस का पूछा जाता है। तो लेट्स से अगर आपके पास कोई एपीआई है, उसमें डेटाबेस भी कॉल हो रहा है और फाइल से भी आप कुछ डेटा लेके आ रहे हो और फिर उसको कंबाइन करके आप डेटा भेज रहे हो, राइट। तो इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि मुझे ये दोनों मेथड डिफरेंट थ्रेड में चलाने हैं, तो आप कैसे उसको स्प्रिंग बूट में कन्फिगर कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम इसको कन्फिगर करने के लिए एसिंक एनोटेशन का यूज कर सकते हैं। तो ये वाला मेथड डेटाबेस से लेके आ रहा है डेटा, तो मैं यहाँ पे एसिंक यूज कर रहा हूँ एनोटेशन, सेम मैं दूसरे मेथड के लिए भी कर रहा हूँ। तो अगर मैं अभी इसको चलाऊंगा मेवन स्प्रिंग बूट रन, मैं थ्रेड का नाम भी प्रिंट करवा रहा हूँ, स्टार्ट होगी। अगर मैं यहाँ पे यूआरएल हिट करता हूँ तो वो डेटा लेके आ रहा है, और मैं यहाँ पे अगर लॉग्स देखता हूँ, अब देखोगे अभी भी स्टिल एसिंक के बाद भी ये सेम थ्रेड चला रहा है, राइट। तो इसके लिए हमें हमेशा मेन क्लास पे आप इनेबल एसिंक का टैग लगा सकते हो, ये काफ़ी लोग भूल जाते हैं। तो इनेबल एसिंक लगाने के बाद अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ, तो अभी मैंने इसको रन किया तो आप देखोगे यहाँ पे ये टास्क 1 चल रहा है, टास्क 2 चल रहा है, और ये मेन थ्रेड है हमारी, राइट। और फिर भी अगर इंटरव्यूअर आपको पूछता है कि आपको थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर खुद से कॉन्फ़िगर करना है, राइट, तो आप उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन का यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एसिंक कॉन्फ़िगरेशन बनाई है और उसके अंदर मैं थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर का यूज कर रहा हूँ, और ये चारों पैरामीटर हमने पुराने रील्स में भी देखा था। इट्स सेम लाइक जावा कंकरेंसी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मैं पूल साइज दे रहा हूँ 5 एंड अदर पैरामीटर सेट कर रहा हूँ। अभी अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद कोड चलाऊंगा, अगर अभी मैं इसको हिट करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये अभी एसिंक थ्रेड्स यहाँ पे हमारे चल रहे हैं, क्योंकि हमने थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर कस्टम यहाँ पे डिफाइन कर दिया प्रॉपर्टीज। इन्वायरमेंट वेरिएबल का स्प्रिंग बूट इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो उसका देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डेटाबेस कॉन्फ़िग बना रहा हूँ
ठीक है, और इसके अंदर मैं वैल्यू एनोटेशन का यूज कर रहा हूँ टू इंजेक्ट दीज वैल्यूज फ्रॉम माई प्रॉपर्टी फाइल। ठीक है, तो अगर मैं प्रॉपर्टीज फाइल में जाता हूँ तो मेरे पास db.url यूजर नेम पासवर्ड है, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एनोटेशन मैं ये उसमें इंजेक्ट कर रहा हूँ इस केस में, राइट। और अगर मैं अपना मेन कोड में जाता हूँ तो यहाँ पे मैं सिंपल गेटर्स की हेल्प से गेट यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड लेके आ रहा हूँ, जो कि मेरा एप्लीकेशन डिफॉल्ट डॉट प्रॉपर्टी से आ रहा है। और मैं इसको रन करता हूँ, अब देखोगे मुझे डिफॉल्ट डीबी ला के दे रहा है, राइट। तो स्प्रिंग बूट में क्या है, आपका प्रोफाइल्स का कॉन्सेप्ट रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने 3 प्रॉपर्टीज बनाई है, टेस्ट, प्रॉड और बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट वाली पिक करता है। तो अगर मैं अभी कमांड चलाता हूँ जिसमें मैं प्रोफाइल भी पास कर रहा हूँ प्रॉड, राइट, तो जैसे ही मैं ये प्रोफाइल पास की तो वो ऑटोमेटिकली देखेगा कि एप्लीकेशन प्रॉड प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है, अगर करती है तो वो उसमें से मुझे ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ला के देगा। तो अगर मैं अभी हिट करता हूँ इसको तो आप देखोगे मेरे पास प्रॉड वाली डिटेल्स आनी शुरू हो जाएगी। तो बाकी कोड सेम रहता है, तो आप इस प्रोफाइल का यूज करके अपनी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल को सेटअप कर सकते हो, तो जो कि काफी हेल्पफुल रहती है। इंटरव्यूअर आपसे रिलैक्स बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट पूछ सकता है इन स्प्रिंग बूट। तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल अगर दे रहा हूँ और यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरी प्रॉपर्टीज का जो नाम है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है एज कम्पेयर टू प्रॉपर्टीज फाइल, राइट। तो रिलैक्स बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि यहाँ पे आप जो भी नाम दे रहे हो, राइट, सर्वर नेम दे रहे हो फॉर एग्जांपल, तो स्प्रिंग बूट इंटरनली उसे 4 फॉर्मेट में फाइंड करने का ट्राई करेगा। पहला क्या हमारा कैमल केस है, और ये यूजर नेम मेरा कबाब केस में है, सर्वर पासवर्ड मेरा स्नेक केस में है, और ये स्नेक केस है बट विद अपर केस। तो ये 4 फॉर्मेट में स्प्रिंग बूट ट्राई करता है फाइंड करने का, तो जिसकी वजह से आपको एग्जैक्ट सेम नाम नहीं देना पड़ता अपनी कॉन्फ़िगरेशंस में। तो अगर मैं इसको भी रन करता हूँ तो आप देखोगे ये सारी प्रॉपर्टीज मुझे लाके दे रहा है, इवन इफ मेरा नाम जो है बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा जो मैंने प्रॉपर्टीज में दिया है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिलैक्स बाइंडिंग, ये काफी हेल्पफुल रहता है डेवलपर्स के लिए, तो उन्हें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। एचमैक ऑथेंटिकेशन को समझते हैं। तो लेट्स से मेरे पास एक माइक्रो सर्विस है और जब भी कोई यूजर कॉल कर रहा है मेरी माइक्रो सर्विस को तो वो डेटा अपडेट कर रहा है डेटाबेस में, ठीक है। तो माइक्रो सर्विस को कॉल किया और कॉल के ड्यूरिंग उसने मुझे बॉडी में भेजा यूजर डिटेल्स, और ये यूजर डिटेल्स मैं डेटाबेस में सेव कर रहा हूँ। अभी इसमें चैलेंज क्या रहता है कि पता करना पड़ता है कि हर रिक्वेस्ट ऑथेंटिक सोर्स से आ रही है या नहीं, राइट। अदरवाइज ये अगर यूआरएल लीक हो जाता है तो कोई भी डेटाबेस में चेंज कर देगा वो यूआरएल कॉल करके, राइट। तो अभी एचमैक में क्या रहता है, हमारी एक सीक्रेट की रहती है जो एप्लीकेशन टीम देती है यूजर्स को। जब भी वो एपीआई ऑनबोर्ड होता है, एपीआई का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो उसमें सीक्रेट की देते हैं उनको, ठीक है। ये सीक्रेट की यूज करके और जो भी रिक्वेस्ट की डिटेल्स है, लाइक बॉडी है, क्वेरी पैरामीटर है, टाइम स्टैम्प है, हेडर्स है, राइट, तो सारी चीजों का यूज करके हमारा मैसेज डाइजेस्ट बनता है जिसको हम हैश बोलते हैं। मेरे पास रिक्वेस्ट आई तो तब हमारे कोड लॉजिक में हम अगेन विद द हेल्प ऑफ सीक्रेट की और जो भी मैसेज की डिटेल्स है फिर से हम मैसेज डाइजेस्ट को बनाते हैं। अगर ये हैश मैच कर जाता है जो रिक्वेस्ट में आया और जो माइक्रो सर्विस के कोड के अंदर लॉजिक ने बनाया, अगर वो मैच करता है तभी वो रिक्वेस्ट ऑथेंटिक होता है और उसका लॉजिक चलता है, अदरवाइज रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है। तो इसके फायदे क्या है, एक तो हमारा सीक्रेट की कभी भी शेयर नहीं हुआ नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, ये कभी भी हमारा रिक्वेस्ट में नहीं रहता सीक्रेट की। और दूसरा क्या है, जो हमारा मैसेज डाइजेस्ट बनता है हमारा रिक्वेस्ट के सारे पैरामीटर्स को इंक्लूड करता है। अगर यहाँ से यहाँ आने में बीच में अगर मेरा डेटा कोई चेंज कर देता है नेटवर्क पे, राइट, माइक्रो सर्विस के अंदर जो मैसेज डाइजेस्ट बनेगा वो मैच नहीं करेगा तो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी। स्प्रिंग बूट इंटरव्यू में YAML वर्सेस प्रॉपर्टीज फाइल का पूछा जाता है, तो कौन सी बेटर रहती है। तो मेरे अकॉर्डिंग YAML इज मोर बेटर बिकॉज रीडेबिलिटी यहाँ पे अगर आप देखोगे काफी अच्छा है। तो यहाँ पे हमें एक हिरार्की मिल रही है, राइट, सर्वर के अंदर पोर्ट है और ये डेटाबेस की सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो ह्यूमन रीडेबिलिटी यहाँ पे काफी अच्छी हो जाती है व्हेन इट कम्स टू YAML। एंड ऑल्सो यहाँ पे हम मैप्स और लिस्ट को ऐसे कन्फिगर कर सकते हैं विच इज़ वेरी नीट एंड क्लीन वे टू डूइंग इट। एंड इसका एक एडवांस फीचर भी है, जैसे अगर आपको कॉन्फिग लेवल कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन में रखनी है, राइट, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे कॉमन कॉन्फिग बनाया, फिर ये वाले टैग का यूज करके मैं ये प्रॉपर्टीज को कॉमन कर दिया और फिर मेरे पास सर्विस 1 है, सर्विस 2 है, राइट। तो मैं यहाँ पे ये टैग का यूज करके ये प्रॉपर्टीज कॉमन को इंजेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो इससे क्या रहता है, एरर होने के काफी चांसेस कम हो जाते हैं बिकॉज कॉमन प्रॉपर्टीज आप स्टार्टिंग में दे सकते हो जो कि आप हर एक अपने टैग में यूज कर सकते हो। यही चीज अगर आपको एप्लीकेशन डिफॉल्ट में अगर नहीं हो, राइट, एक तो आपका रेपिटेशन बहुत हो जाता है। अगर मुझे लॉगिंग को करना है तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, लॉगिंग डॉट लेवल रूट, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे मेरे पास डुप्लीकेशन ऑफ कोड होता है और रीडेबिलिटी भी उतना नहीं है एज कम्पेयर टू YAML। आप कमेंट में बता सकते हो कि आप कौन सा यूज करते हो, YAML यूज करते हो या प्रॉपर्टीज इन स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर में डिफरेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो कंट्रोलर का देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोलर दिया है और यहाँ पे मैं कुछ JSON रिटर्न कर रहा हूँ, राइट। तो आइडली कंट्रोलर जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये हम कंट्रोलर से सिर्फ हम व्यू का नाम भेजते थे और व्यू से HTML रेंडर होता था, पर मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ JSON को पास करने का। पर यहाँ पे अगर मैं हिट करता हूँ
तो आप देखोगे मुझे एरर देगा, राइट, 404 नॉट फाउंड, क्योंकि जब भी हमें डायरेक्टली रिस्पॉन्स रिटर्न करना पड़ता है तो हमें रिस्पॉन्स बॉडी टैग यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है, व्हेन यू आर यूजिंग कंट्रोलर। और अगर अभी मैं इसको रन करता हूँ, मेवन स्प्रिंग बूट रन किया मैंने, तो आप देखोगे कि ये मुझे रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगा जेसन। और डिफरेंस क्या है, अगर मुझे यही चीज़ करनी है तो मैं कंट्रोलर कभी भी यूज़ नहीं करूंगा, इट्स नॉट रिकमेंडेड। तो मैं यहाँ पे कंट्रोलर की जगह रेस्ट कंट्रोलर दूंगा और यहाँ से मैं रिस्पॉन्स बॉडी को हटा दूंगा बिकॉज इट्स नॉट नीडेड। तो बेसिकली कंट्रोलर प्लस रिस्पॉन्स बॉडी इज इक्वल टू रेस्ट कंट्रोलर। तो यहाँ से मैं रिस्पॉन्स बॉडी हटा दूंगा और यहाँ से मैं फिर से इसको रीस्टार्ट करूंगा। तो ये बिल्कुल सेम तरह से काम कर रहा है मेरा, राइट। तो मेन डिफरेंस क्या है, कंट्रोलर आप यूज़ कर सकते हो जेसॉन पास करने के लिए, पर आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी टैग देना पड़ेगा, पर विच इज नॉट रिकमेंडेड। तो आप डायरेक्टली रेस्ट कंट्रोलर का यूज करो। स्प्रिंग बूट इंटरव्यू में फिक्स डिले वर्सेस फिक्स रेट का क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज रिलेटेड टू स्प्रिंग बूट शेड्यूलिंग। तो सबसे पहले एनोटेशन आपको याद रखना है कि इनेबल शेड्यूलिंग एनोटेशन का यूज करना है टू इनेबल शेड्यूलिंग इन स्प्रिंग बूट। और यहाँ पे मैं शेड्यूल्ड एनोटेशन का यूज कर रहा हूँ टू शेड्यूल माई टास्क, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूँ फिक्स डिले इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड विच इज 1 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है, जब मैं फिक्स डिले यूज कर रहा हूँ तो वो जब मेरा लास्ट एग्जीक्यूशन खत्म होगा उसके बाद वो 1 सेकंड का गैप डालेगा, फिर वो नया एग्जीक्यूशन चलाएगा। तो फिक्स डिले आप उन टास्क के लिए यूज कर सकते हो जहां पे आपको मोर देन 1 इंस्टेंस नहीं चलाना है, क्योंकि वो जब तक पुराना एग्जीक्यूशन खत्म नहीं होगा तब तक वो नया नहीं चलाएगा और फिर वेट करेगा 1 सेकंड का। पर फिक्स रेट में क्या है कि आप पैरेलल एग्जीक्यूट कर सकते हो टास्क, ये आपका पुराना एग्जीक्यूशन का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है। ये क्या करेगा, जो भी लॉजिक आप इसमें लिखोगे वो हर 1 सेकंड के बाद या फिर जो भी आप यहाँ पे टाइम दोगे वो एग्जीक्यूट होता रहेगा इररिस्पेक्टिव पिछला एग्जीक्यूशन खत्म हुआ है या नहीं। तो अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे ये हमारे दोनों टास्क फिक्स रेट और फिक्स डिले हर 1 सेकंड के बाद चल रहे हैं। पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप लगाता हूँ और यहाँ पे मैं 3 सेकंड कर रहा हूँ, राइट, देखोगे कि इवन इफ हमारा फिक्स रेट 1 सेकंड है वो फिर भी 3 सेकंड के लिए वेट कर रहा है, राइट। वो 304 307 3 सेकंड का गैप डाला, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग बूट एक ही थ्रेड यूज करता है। ये हमने ए सिंक का कॉन्सेप्ट कुछ दिन पहले भी रील में देखा था, तो हमें ए सिंक एनोटेशन जरूर देना होगा ताकि वो पैरेलल में चलाए। तो अगर अभी मैं इसको रन करता हूँ हर 1 सेकंड चला रहा है, वो वेट नहीं कर रहा कि पिछला एग्जीक्यूशन खत्म हुआ है या नहीं। तो दिस इज मेन डिफरेंस बिटवीन फिक्स रेट वर्सेज फिक्स डिले। क्रोन एक्सप्रेशन की बात करते हैं जो स्प्रिंग बूट इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो लास्ट रील में हमने फिक्स रेट और फिक्स डिले का यूज किया था, पर ये काफी हेल्पफुल नहीं रहता है। बट विद द हेल्प ऑफ क्रोन एक्सप्रेशन हम पर्टिकुलर टाइम दे सकते हैं और पर्टिकुलर यहाँ पे डे भी दे सकते हैं। तो ये क्रोन एक्सप्रेशन मैंने दिया है कि ये वाला टास्क डेली चलना चाहिए एट 21:53। मैंने जो टास्क बनाया है वो मैंने कहा है कि हर मंथ के 14th डे को ये 6:53 AM में बेस्ड ऑन MST चलना चाहिए ये वाला टास्क, मतलब कि वंस अ मंथ ये चलना चाहिए 14th डे को। अभी देखोगे मेरा लोकल टाइम 9:53 जैसे हुआ तो मेरा क्रोन टास्क भी चला और MST में भी आज 14 डे है और 6:53 हुआ जैसे ही, तो ये दोनों टास्क हमारा यहाँ पे चल गए। तो थर्ड केस में मैं क्रोन एक्सप्रेशन को हार्ड कोड नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे क्रोन एक्सप्रेशन को क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज फाइल से लेके आ रहा हूँ एनवायरमेंट वेरिएबल से, और इसमें मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूँ। तो इस तरह से आप क्रोन एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे सबसे सिंपल एक्सप्रेशन करता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि डेली चलेगा ये 6:50 को, यहाँ पे आप सेकंड भी दे सकते हो और कभी कभी आपको ईयर भी देना होता है, राइट। यहाँ पे मैं 14 देता हूँ तो एट 14th डे चलेगा 2024 को। और उसके बाद अगर आपको कोई टास्क वीकेंड को चलाना होता है, राइट, डेज भी दे सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं देता हूँ सैटरडे तो ये सैटरडे को इस टाइम चलेगा। अगर मुझे रेंज देना है, राइट, सैटरडे टू मंडे, तो रेंज भी आपका लीड रहता है। और ऐसे काफ़ी सिनेरियोज रहते हैं, आप ईयर दे सकते हो, डेज दे सकते हो। और अगर मुझे 6:50 पे भी चलाना है और मुझे अगर 6:55 पे भी चलाना है, राइट, सैटरडे और संडे को, तो मैं कॉमा का यूज भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप क्रोन एक्सप्रेशन के साथ खेल सकते हो। क्वेश्चन मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था विच इज रिलेटेड टू स्प्रिंग बूट पाथ वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरे पास एक पाथ वेरिएबल है ID और यहाँ पे मैं उसका नाम दे रहा हूँ यूजर ID। तो इस केस में हमारा यूजर ID टेक्स्ट मैच नहीं कर रहा ID से, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे तो आप देखोगे कि ये मुझे एरर मार रहा है, राइट। तो मैंने इंटरव्यूअर को बोला था कि ये नहीं चलेगा प्रोग्राम बिकॉज टेक्स्ट डिफरेंट है, राइट। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि उसको ये भी टेक्स्ट चेंज नहीं करना और उसको ये भी टेक्स्ट चेंज नहीं करना, बट उसको ये प्रोग्राम चलाना है, राइट। तो उस केस पे आप यहाँ पे आपको सेम टेक्स्ट देना पड़ता है जो आप रिक्वेस्ट मैपिंग वैल्यू में दे रहे हो। तो अगर अभी मैं इसको चलाऊंगा, राइट, तो आप देखोगे कि ये चलेगा। तो लेट मी रन दिस प्रोग्राम। अभी मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ तो आप देखोगे कि ये मुझे यहाँ पे दे रहा है ID। और यहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ सकता है कि मुझे ये पाथ वेरिएबल मैंडेटरी नहीं रखना, तो उस केस में आप यहाँ पे रिक्वायर्ड का यूज कर सकते हो। तो रिक्वायर्ड इज इक्वल टू फॉल्स रख सकते हो। जब भी आप रिक्वायर्ड इज इक्वल टू फॉल्स दे रहे हो तो इसका मतलब ये ID आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, राइट। तो यहाँ पे आपको एक पाथ ऐड करना पड़ेगा विदाउट ID। तो यहाँ पे आप पाथ ऐड कर सकते हो। तो क्या होगा, अगर ID आ रही है, ठीक है, तो वो ये वाले पाथ में जाएगा, अगर नहीं आ रही तो वो ये वाले पाथ पे जाएगा। और यहाँ पे आप टू स्ट्रिंग भी यहाँ पे हैंडल कर सकते हो बेस्ड ऑन इज कमिंग और नॉट। और उसके बाद यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हो। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू देता हूँ ID तो मतलब ये वाली वैल्यू
आप इस तरह से भी यहाँ पे दे सकते हो विद रिक्वायर्ड। लोड बैलेंसर एल्गोरिदम्स की बात करते हैं, ये सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। तो लेट्स से मेरे पास 2 यूजर्स हैं और मेरे पास एक लोड बैलेंसर है, राइट। तो जब भी यूजर रिक्वेस्ट करेगा तो वो लोड बैलेंसर बेस्ड ऑन एल्गोरिदम वो आगे मेरा रिक्वेस्ट सर्वर्स को भेजेगा, राइट। मैं राउंड रॉबिन में क्या है कि सिक्वेंशियल बेस से रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर भेजता है। लाइक फर्स्ट रिक्वेस्ट आई, वो जाएगी सर्वर 1 को, सेकंड जाएगी सर्वर 2 को, थर्ड जाएगी सर्वर 3 को, फिर सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। और फिर हमारा होता है एक वेटेड राउंड रॉबिन। वेटेड राउंड रॉबिन में क्या रहता है कि हम एक सर्वर का वेट असाइन कर देते हैं। तो लेट्स से कि अगर सर्वर 1 का वेट है 0.4 और सर्वर 2 और सर्वर 3 का है 0.2, ठीक है। तो मतलब ये सर्वर का कैपेसिटी डबल है, राइट। तो तब क्या होगा कि पहली 2 रिक्वेस्ट सर्वर 1 को जाएगी और सेकंड रिक्वेस्ट सर्वर 2 को, फिर सर्वर 3 को, फिर 2 रिक्वेस्ट सर्वर 1 को, बिकॉज इसका वेट है डबल, तो डबल कैपेसिटी है इसके पास। तो उसको बोलते हैं वेटेड राउंड रॉबिन। लीस्ट कनेक्शंस, तो हर एक सर्वर पे वो कनेक्शंस ट्रैक करता है। अगर लेट्स से ये सर्वर 1 पे मेरे 10 कनेक्शन पड़े हैं और सर्वर 2 पे 2 है, सर्वर 3 पे भी 2 है, राइट। तो वो सर्वर 2 पे भेजेगा, फिर सर्वर 3 पे भेजेगा, तो वो उसको बोलते हैं लीस्ट कनेक्शन। एक रहता है लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम। ये एल्गोरिदम वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस में यूज होता है बिकॉज वहां पे बफर टाइम कम चाहिए रहता है। तो लोड बैलेंसर क्या करता है, बेस्ड ऑन लोवेस्ट रिस्पॉन्स टाइम एंड फ्यूएस्ट एक्टिव कनेक्शंस वो सर्वर्स पे रिक्वेस्ट भेजता है। आईपी हैश हमारा मोस्टली यूज होता है मल्टीप्लेयर गेमिंग में। तो यहाँ पे लोड बैलेंसर क्या करता है कि अगर मेरा ये यूजर ए है, इसको अगर वो सर्वर 1 का आईपी हैश असाइन कर देगा तो जितनी भी रिक्वेस्ट यूजर की आएगी वो सेम सर्वर को जाएगी, ठीक है। तो ये मल्टीप्लेयर गेम में यूज होता है। स्केल योर एप्लीकेशन टू 1 मिलियन यूजर्स। सो लेट्स से आपकी एप्लीकेशन है, आप वर्टिकल स्केलिंग कर सकते हो सर्वर की, लाइक सर्वर का साइज बड़ा कर सकते हो, रैम बड़ी कर सकते हो। और उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का। आप उसी कॉन्फ़िगरेशन के सर्वर्स को हॉरिजॉन्टल स्केल कर सकते हो। और उसके बाद क्या स्टेप रहता है, आपको लोड बैलेंसर बीच में रखना होता है ताकि यूजर आपकी डायरेक्ट सर्वर को रिक्वेस्ट ना करे, लोड बैलेंसर को करे, और फिर ये लोड बैलेंसर सर्वर्स पे रिक्वेस्ट भेजे बेस्ड ऑन एल्गोरिदम्स। उसके बाद आपका डेटाबेस रहेगा और डेटाबेसेस में भी आप सिंपल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो और इसमें आप मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो। लाइक एक डेटाबेस आपका मास्टर रहेगा फॉर राइट ऑपरेशन, एक स्लेव बाकी रहेंगे फॉर रीड ऑपरेशंस और उनमें रेप्लिकेशन रहेगा। और इस केस में भी आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस में और सर्वर के बीच में भी लोड बैलेंसर का यूज कर सकते हो। तो जो कि इस तरह कुछ दिखेगा, सर्वर से रिक्वेस्ट डेटाबेस लोड बैलेंसर को जाएगी। उसके बाद आप बीच में कैशिंग सिस्टम रख सकते हो लाइक रेडिस। तो कैशिंग सिस्टम से क्या होगा, सर्वर डायरेक्ट कॉल नहीं करेगा डेटाबेस में, वो चेक करेगा कि अगर कैशिंग में डेटा है तो अवॉइड करो डेटाबेस कॉल। और उसके बाद आप सीडीएन भी यूज कर सकते हो फॉर स्टैटिक फाइल्स। तो सीडीएन से क्या होगा, अगर एक रिक्वेस्ट हमारी इंडिया से आ रही है, एक यूएस से आ रही है, राइट, तो यूएस वाली रिक्वेस्ट सीडीएन का यूज करेगी तो वो यूएस के सर्वर से डेटा आपको स्टैटिक डेटा लाके देगी। लाइक नेटफ्लिक्स में ये काफी यूज होता है और अदर वीडियो स्ट्रीमिंग में। और उसके बाद जो भी ये हमारा आर्किटेक्चर है, राइट, वो माइक्रो सर्विसेज के लिए यूज होना चाहिए ताकि हर एक माइक्रो सर्विस का ऐसा खुद का आर्किटेक्चर रहना चाहिए। तो दूसरी माइक्रो सर्विस के लिए भी आपका सेम सेटअप रहना चाहिए जो कि ऐसे दिखेगा। आपकी 10 माइक्रो सर्विस या 100 या 1000 भी हो सकती है। और जो ये माइक्रो सर्विसेज है वो आपस में इंटरेक्ट करेंगी विद द हेल्प ऑफ मैसेजिंग क्यू लाइक काफका। एओपी का पूछा जाता है स्प्रिंग बूट इंटरव्यू में। तो एओपी मतलब एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इससे हमारा क्या होता है, मॉड्यूलराइजेशन होता है, क्रॉस कटिंग कंसर्न्स लाइक लॉगिंग रहता है, सिक्योरिटी रहता है, ट्रांजेक्शंस रहता है, राइट। तो लॉजिक को आप सेपरेट कर सकते हो एप्लीकेशन लॉजिक से। तो काफी हेल्पफुल है ये। तो इसके लिए पहले आपको पैकेज ऐड करना पड़ता है pom.xml में, स्टार्टर एओपी। और उसके बाद कुछ कीवर्ड समझते हैं। पहला रहता है हमारा एडवाइस। तो एडवाइस कीवर्ड से आप कंट्रोल कर सकते हो आपका लॉजिक कब चलना चाहिए, राइट। पॉइंट कट और जॉइन पॉइंट को समझते हैं। अभी मैंने वाइल्ड कार्ड का यूज करा है ताकि ये सारे जो भी कंट्रोलर्स पैकेज के अंदर जितने भी मेरे कंट्रोलर है, जब वो एग्जीक्यूट होंगे उससे पहले मेरा ये लॉजिक चलना चाहिए। उसके बाद आपका आफ्टर चलेगा और आफ्टर में आप रिजल्ट भी प्रिंट करवा सकते हो। और उसके बाद आपका थ्रो रहता है, ये आप एक्सेप्शन का मैसेज यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। और आपका एक रहता है अराउंड, दिस इज वेरी पावरफुल। तो ये मतलब कब चलेगा, ये पहले स्टार्ट होने से पहले भी यहाँ पे आएगा और जब हम जॉइन पॉइंट डॉट प्रोसीड करेंगे, राइट, तो उसके बाद आपका ये मेथड चलेगा, कोई भी कॉल हो रहा हो विद इन दैट कंट्रोलर। उसके बाद जब वो खत्म हो जाएगा तब भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, मैंने एक वेब कंट्रोलर है मेरे पास। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे मैं कंट्रोलर हिट किया एक टाइम, ठीक। तो सबसे पहले हमारा क्या चला, अराउंड के अंदर जो हमने टाइम स्टैम्प प्रिंट करवाया था, टाइम स्टैम्प प्रिंट हुआ। उसके बाद हमारा बिफोर एडवाइस चला, फिर उसके बाद हमारा रिटर्निंग एडवाइस चला और यहाँ पे रिजल्ट भी प्रिंट हुआ, ठीक है। और उसके बाद जब मेथड खत्म हो गया, यहाँ पे इसने कैलकुलेट हमने किया कि इस मेथड को कितना टाइम लगा, तो उसने हमें बता दिया इट टुक लाइक 1002 मिली सेकेंड। व्हेन टू यूज इंटरफेस वर्सेस व्हेन टू यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो पहले इंटरफेस का देखते हैं। तो इंटरफेस आपको तब यूज करना है जब आपका उसमें कुछ स्किल आप डिफाइन कर रहे हो और वो स्किल आपका रिलेटेड बाय इनहेरिटेंस नहीं है। मतलब कि ये अगर प्रोग्रामेबल इंटरफेस है वो कैपेबल है डूइंग प्रोग्रामिंग, और डांसेबल इंटरफेस है वो कैपेबल है डूइंग डांसिंग।
तो लेट्स से इस प्रोग्रामेबल इंटरफेस को ह्यूमन क्लास भी इंप्लीमेंट कर सकती है, राइट, एआई क्लास भी इंप्लीमेंट कर सकती है, तो उसमें कुछ हमारा इनहेरिटेंस का रिलेशन नहीं है। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपका यूज केस है ए इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, तो आप हमेशा इंटरफेस यूज करो, या फिर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तब भी आप इंटरफेस का यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 इंटरफेस बनाए हैं। और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आप तब यूज करो जब आपके पास ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस है जिसमें कॉमन एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स है। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने ह्यूमन करा और उसमें मैंने नेम और एज डाला। तो अगर मैं अभी अपना कॉन्क्रीट क्लास बनाता हूँ प्रोग्रामर का, तो मैं उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ ह्यूमन से और इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ प्रोग्रामेबल से। इस तरह से हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर रहे हैं बाय यूजिंग बोथ इंटरफेसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो आप मल्टीपल इंटरफेसेस भी यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो विद इन द सेम कॉन्क्रीट क्लास। तो इस तरह से आपकी कॉन्क्रीट क्लास रेडी हो जाती है। ब्लैंक फाइनल का जावा इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो लेट्स से यहाँ पे मैं फाइनल स्ट्रिंग नेम कर रहा हूँ और फाइनल इंट एज कर रहा हूँ, राइट, पर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, राइट। तो इसको बोलते हैं ब्लैंक फाइनल। तो इसके यूज केसेस क्या रहते हैं कि अगर आपको इम्यूटेबल क्लास बनानी होती है, राइट, तो जिसमें एक बार वैल्यू सेट हो जाए दोबारा चेंज ना हो पाए, तो ये आपका बिल्डर पैटर्न में भी काफी यूज होता है। तो इस केस पे अगर नेम और एज एक बार ऑब्जेक्ट असाइन कर दोगे आप, बाद में आप उसके सेटर्स मेथड नहीं बना सकते। अगर मैं यहाँ पे ट्राई भी करता हूँ सेटर मेथड बनाने का, तो लेट्स से सेट एज, तो अगर मैं ट्राई भी करता हूँ दिस डॉट एज राइट करने का, तो वो मुझे कंपाइल टाइम एरर ही मार देगा कि दिस डॉट एज कैन नॉट बी सेट बिकॉज एज इज द फाइनल। तो एज को हम एक ही बार सेट कर सकते हैं, वो हम कंस्ट्रक्टर में कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है या क्लास है वो इम्यूटेबल रहेगा। और सेकंड सिनेरियो रहता है आपका जब आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना होता है। तो इस केस में लेट्स से डेटाबेस सर्विस क्लास है आपकी और इसको चाहिए कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसको यहाँ पे मैंने फाइनल कनेक्शन बना दिया बट ब्लैंक रखा, इसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं दी, और हम विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर इसका डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर देंगे और अदर मेथड्स में वो कनेक्शन यूज करके कनेक्शन के साथ हम प्ले कर सकते हैं, राइट। और थर्ड यूज केस क्या रहता है, अगर आपका लेट्स से कुछ वैल्यूज आपको कंपाइल टाइम में नहीं पता होती, रन टाइम में पता होती है, राइट। लेट्स से अगर आपको इन्वायरमेंट के बेस पे कनेक्शन बनाना है, राइट, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, फाइनल स्ट्रिंग कनेक्शन अगर मैंने दे दिया पर इसकी वैल्यू नहीं दी क्योंकि मुझे पता नहीं है कि इन्वायरमेंट कौन सा है, और यहाँ पे फिर मैं इन्वायरमेंट के बेस पे इफ एल्स लगा के, राइट, तो कनेक्शंस को सेट कर सकता हूँ। आपके स्प्रिंग बूट सर्विस में कभी भी रन टाइम एक्सेप्शन आ सकता है, राइट। तो अगर इंटरव्यूअर आपको पूछता है कि मेरी जितनी भी सर्विसेज हैं उसमें ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर इंप्लीमेंट करो टू कैच द रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। तो मतलब कि जब भी रन टाइम एक्सेप्शन आ रहा है किसी भी सर्विस में, उसको कैच करके प्रॉपर तरीके से उसको हैंडल करो। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे मेरी सर्विस में ये रन टाइम एक्सेप्शन हैंडल नहीं है, राइट। तो इसको हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर बनाया है। तो इसके लिए आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक तो आपको कंट्रोलर एडवाइस एनोटेशन का यूज करना है और दूसरा यहाँ पे आपको एक्सेप्शन हैंडलर एनोटेशन का यूज करना है, और उसके अंदर आपको जोन सी टाइप को हैंडल करना है, राइट। लाइक हमारे केस में रन टाइम एक्सेप्शन को मुझे हैंडल करना है, तो मैं बोलूंगा रन टाइम एक्सेप्शन डॉट क्लास और एक्सेप्शन हैंडलर एनोटेशन यूज करूंगा। तो अगर अभी मैं इस कोड को बिल्ड करके रन करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे मुझे प्रॉपर एरर आ रहा है विद प्रॉपर एरर एंड मैसेज, जैसे भी हमने हैंडल करा है। तो इस केस में हमने एरर रिस्पॉन्स क्लास से किया, तो आप जैसे आपकी रिक्वायरमेंट या यूज केस है उस तरह से आप रिस्पॉन्स भेज सकते हो। तो इस तरह से आप ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने स्प्रिंग बोर्ड में टू हैंडल रन टाइम एक्सेप्शन। कंडीशनल ऑन प्रॉपर्टी का देखते हैं, ये स्प्रिंग बोर्ड में काफी यूज होता है टू इनेबल और डिसेबल अ बीन डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू प्रेजेंट इन द एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल। तो इस केस में क्या है कि लेट्स से आपके पास एक डेटा सोर्स है और आपको वो डेटा सोर्स कंट्रोल करना है बेस्ड ऑन द डेटाबेस डॉट टाइप प्रेजेंट इन द एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज। तो अगर डेटाबेस डॉट टाइप लोकल रहेगा तो मुझे लोकल डेटा सोर्स करना है, और अगर डेटाबेस डॉट टाइप प्रोडक्शन रहेगा तो मुझे प्रोडक्शन डेटा सोर्स करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे आपके पास एक तो प्रीफिक्स रहेगा जो है डेटाबेस नेम रहेगा प्रॉपर्टी का, जो यहाँ पे टाइप है हैविंग वैल्यू, मतलब कि अगर इसकी वैल्यू डेटाबेस डॉट टाइप की वैल्यू लोकल है तो ये डेटा सोर्स कर दो। और एक और होता है अगर डेटाबेस डॉट टाइप उसे एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में नहीं मिलता, राइट, तो आप मैच इफ मिसिंग ट्रू कर सकते हो। तो मतलब कि अगर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती डेटाबेस डॉट टाइप तब भी लोकल डेटा सोर्स यूज हो। तो अगर अभी मैं इसको रन करता हूँ तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे टेस्ट लिखा है स्प्रिंग बूट टेस्ट, तो यहाँ पे मैं डेटा सोर्स की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ और ब्लॉक में जा रहा है, अगर लोकल है तो इफ ब्लॉक में, एल्स इफ प्रोडक्शन के केस में। अभी मैंने वो टेस्ट रन किया है, तो अगर आप यहाँ पे अभी देखोगे तो ये लोकल डेटा सोर्स के अंदर गया, तो मतलब कि इसने जो हमारी बीन बनाई, राइट, वो डेटा सोर्स लोकल बनाई क्योंकि हमारी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में वो वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं थी। अगर मैं अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे मैंने कॉमेंट कर रखा है डेटाबेस डॉट टाइप। अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ प्रोडक्शन से और फिर से अगर मैं अपना टेस्ट चलाता हूँ तो आप देखोगे वो प्रोडक्शन डेटाबेस कॉन्फ़िगर्ड के अंदर जा रहा है इनसाइड प्रोडक्शन ब्लॉक। तो इस तरह से आप कंडीशनल ऑन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में। सर्किट ब्रेकर का एग्जांपल देखते हैं यूजिंग रेजिलियंस 4J। तो यहाँ पे मैं सर्किट ब्रेकर का टैग यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूँ सर्किट ब्रेकर सर्विस। तो बेसिकली ये नेम यूज होगा आपका एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में इसके पैरामीटर सेट करने के लिए, और मैं फॉल बैक मेथड दे रहा हूँ गेट एरर सर्किट। तो यहाँ पे मैं लोकल सर्विस कॉल कर रहा हूँ टेस्ट, और अगर फॉल बैक है
तो मैं सर्किट ब्रेकर फॉल बैक ऑप्शन यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 9090 टेस्ट चल रही है, ये हमें मुझे टेस्ट सर्विस दे रहा है। 8080 सर्किट ब्रेकर से मैं कॉल कर रहा हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, राइट। तो मैंने एक्चुएटर में सर्किट ब्रेकर इनेबल करा है, तो उसके लिए अगर आप अभी देखोगे 2 कॉल हमने किए तो बफर्ड कॉल 2 आ गया और फेलियर थ्रेशोल्ड 50% है और अभी फेलियर रेट -1 चल रहा है, राइट। कोई भी फेल नहीं हुई। तो अभी अगर मैं 9090 बंद कर देता हूँ, उसके बाद अगर आप ब्राउजर में भी देखोगे 9090 कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो अगर अभी मैं इसको हिट करता हूँ तो ये फॉल बैक ऑप्शन पे गया, क्योंकि 9090 एपीआई से हमारा रिस्पॉन्स नहीं आया, राइट। तो अगर मैं अभी सर्किट ब्रेकर का वो देखता हूँ, फेल्ड कॉल 1 हो गया, राइट, पर सर्किट अभी भी क्लोज्ड है बिकॉज हमारा थ्रेशोल्ड 50% है। तो यहाँ से अगर मैं 5-6 ट्रिगर कर दी मैंने आप, तो अभी हमारा फेलियर रेट 60% हो गया, राइट। तो जैसे ही वो 50 से प्लस गया उसके बाद हमारा स्टेट हुआ ओपन। तो अभी 5 सेकंड के बाद मैं अभी इसको ट्रिगर करता हूँ तो आप देखोगे ये हाफ ओपन हो गया, राइट। सर्विस रन करी, ये सर्विस चल रही है, मैंने पहली रिक्वेस्ट मारी, सक्सेस आया, फिर यहाँ पे देखा मैंने वो स्टिल हाफ ओपन है क्योंकि एक ही सक्सेस हुई है, राइट। तो मैं यहाँ से 2-3 सक्सेस गई अभी। अब मैं यहाँ पे गया तो आप देखोगे स्टेटस क्लोज हो गया, राइट। तो अभी फिर से ये सारे जो पैरामीटर है रीसेट हो गए। स्प्रिंग बूट में रीट्राई मैकेनिज्म की बात करते हैं, ये आप यूजिंग रेजिलियंस 4J यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं नेम दे रहा हूँ रीट्राई एपीआई डेमो और फॉल बैक मेथड दे रहा हूँ फॉल बैक आफ्टर रीट्राई, राइट। तो अगर ये सर्विस से मेरा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, राइट, तो वो फॉल बैक आफ्टर रीट्राई में जाएगा और यहाँ पे आप कुछ भी इंप्लीमेंट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर यूज केस। और जो ये नेम है, राइट, रीट्राई एपीआई डेमो, ये मैंने यहाँ पे यूज करा है और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ रीट्राई एपीआई डेमो डॉट मैक्सिमम अटेम्प्ट 3 और वेट ड्यूरेशन दे रहा हूँ 1 सेकंड की। अगर आप अभी देखोगे मेरी टेस्ट सर्विस रनिंग है और अगर मैं अभी रीट्राई डेमो सर्विस कॉल कर रहा हूँ तो वो प्रॉपर मुझे रिस्पॉन्स देगी, राइट। पर अभी मैं अपनी डेमो सर्विस को बंद कर देता हूँ और यहाँ मैं लॉग्स भी क्लियर कर देता हूँ और अगर मैं अभी जाता हूँ तो मेरी टेस्ट सर्विस बंद हो गया है यहाँ पे। तो अभी अगर यहाँ पे मैं रीट्राई डेमो कॉल करता हूँ, राइट, तो आप देखोगे कि उसने 1-2 सेकंड लिए और उसके बाद वो फॉल बैक ऑप्शन में गया। और यहाँ पे अगर मैं लॉग्स चेक करता हूँ तो आप देखोगे 3 बार उसका रीट्राई हुआ क्योंकि हमने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में इसका मैक्सिमम अटेम्प्ट 3 दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आप रीट्राई इवेंट्स भी देख सकते हो, एक्चुएटर/रीट्राई इवेंट्स पे अगर आप जाते हो तो आप देखोगे कि जो 3 रीट्राई हुए इवेंट्स, राइट, फॉर दिस सर्विस, उसका रिकॉर्ड भी आ जाएगा। और अगर आप दोबारा से हिट करोगे रीट्राई डेमो, राइट, फिर से 3 रीट्राई होंगे और यहाँ पे अगर आप फिर से इसको हिट करोगे तो यू विल एबल टू सी रीट्राई अटेम्प्ट्स 1 2 3 1 2 3, राइट। तो इस तरह से आप रीट्राई इवेंट्स का ऑडिट या हिस्ट्री भी ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे इंटरव्यूअर आपको स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी का पूछ सकता है कि लाइक अगर आपको बेसिक ऑथेंटिकेशन लगाना है अपनी एपीआई या माइक्रो सर्विसेज में तो आप कैसे लगाओगे। तो उसका एग्जांपल देखते हैं। तो पहले आपको डिपेंडेंसी चाहिए स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी की, फिर आपको सिक्योरिटी कॉन्फिग फाइल बनाना पड़ता है और इनेबल वेब सिक्योरिटी उसमें देना पड़ता है टैग। और उसके बाद आपको ऑथराइज एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड यूज करना पड़ता है और इसमें आप अपने सिंपल रूल्स दे सकते हो। अगर मेरी रिक्वेस्ट पब्लिक / किसी भी एंड पॉइंट से आ रही है, राइट, मतलब कि यूआरएल मैच कर रहा है इस पैटर्न से, तो परमिट ऑल कर दो, मतलब कि उसमें ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। पर अगर कोई एपीआई एडमिन / पैटर्न से आ रही है तो उस यूजर का रोल एडमिन होना चाहिए और जो बाकी रिक्वेस्ट है, राइट, एनी रिक्वेस्ट, वो ऑथेंटिकेट होनी चाहिए विद सिंपल यूजर रोल। तो इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी पैटर्न दे सकते हो। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पे यूजर बनाया, एक एडमिन यूजर बनाया है और एक सिंपल यूजर बनाया है। तो पहले मैं पब्लिक यूआरएल कॉल करता हूँ, पब्लिक/हेलो। तो यहाँ पे आप देखोगे उसने मेरे से कुछ भी ऑथेंटिकेशन नहीं मांगा। अब मैं यूजर के साथ करता हूँ अगर यूजर/1 2 3, राइट, तो वो मुझसे ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, राइट। तो अगर मैं इसमें यूजर और पासवर्ड में यूजर पास लगा रहा हूँ तो वो मुझे एपीआई का रिस्पॉन्स दे देगा, राइट। तो मेरे पास एपीआई का रिस्पॉन्स आ गया। पर अगर मैं अभी एडमिन की एपीआई हिट करूंगा, राइट, तो आप देखोगे वो मुझे देगा फॉरबिडन का एरर, राइट। तो अभी मैं अगर एडमिन से लॉगिन करूंगा तो मैं बोलूंगा एडमिन/हेलो। तो यहाँ पे मैं एडमिन के क्रेडेंशियल डालूंगा। तो आप देखोगे मेरे पास एडमिन की एपीआई से रिस्पॉन्स आ गया और मैं एडमिन से अगर यूजर की एपीआई हिट करूंगा, राइट, तो वो मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा क्योंकि एडमिन को सारे एक्सेस हैं। सील्ड और रिकॉर्ड का यूज केस देखते हैं। तो लेट्स से अगर आपका लेगेसी जावा कोड है, लाइक जावा 15 या 14 से पहले वाला, तो आप कुछ इस तरह से लॉजिक लिखते होंगे। आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे होंगे, उसमें आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगा, फिर आप इनहेरिटेंस का यूज करके इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड कर रहे होंगे, राइट। पर इसमें आपके 2 इशू हैं। एक तो जब आप क्लास, जो सब क्लास है, राइट, उसमें आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे, उसमें आप गेटर सेटर बनाओगे, फिर उसको ओवरराइड करोगे, राइट। और सेकंड कंसर्न यहाँ पे क्या है कि इनहेरिटेंस का कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। तो अगर मैं कोई भी क्लास बनाता हूँ जो शेप से रिलेटेड नहीं भी है, राइट, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्लास कार एक्सटेंड शेप्स, राइट, तो वो भी अलाउ करेगा मुझे, राइट। तो इनहेरिटेंस हियरार्की का यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है। 2 चीजें सॉल्व करने के लिए हमारा सील्ड और रिकॉर्ड काम में आता है। रिकॉर्ड में पहले आप यहाँ पे अगर देखोगे सेम चीज हो रही है, पर यहाँ पे आपको गेटर सेटर और कंस्ट्रक्टर यूज नहीं करना पड़ता। तो वो सारा बॉयलर प्लेट कोड आपका हट जाता है जब आप रिकॉर्ड यूज कर रहे हो। और जब आप सील्ड कीवर्ड यूज कर रहे हो तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सील्ड इंटरफेस शेप और मैं यहाँ पे परमिट्स कीवर्ड का यूज करके बोल रहा हूँ कि सर्कल और रेक्टेंगल
ही इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। अगर कल को मैं कार का कुछ बनाता हूँ तो वो नहीं होगा। तो विद द हेल्प ऑफ सील्ड आपको थोड़ा कंट्रोल मिलता है इंटरफेस हियरार्की पे, और विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड आपका जो बॉयलर प्लेट कोड है वो सारा हट जाता है और आपका कोड काफी कंसाइज और रीडेबल हो जाता है। एज अ डेवलपर हमें प्रैक्टिस करनी होगी कि जहां भी यूज केस हमारा फिट हो रहा है तो यूज जावा न्यू फीचर। JWT की बात करते हैं तो JWT फ्लो में क्या होता है कि यूजर आपका ऑथेंटिकेट एपीआई को कॉल करेगा और उसको वो यूजर नेम पासवर्ड भेजेगा। तो ऑथेंटिकेट एपीआई में आपका लॉजिक रहता है कि अगर यूजर नेम पासवर्ड सही है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग JWT टोकन बना के यूजर को भेज दो। और JWT टोकन में आपका हेडर रहता है, पेलोड रहता है और सिग्नेचर रहता है, और यूजर ये JWT टोकन ऑथराइजेशन हेडर में भेज के अदर एपीआई कॉल्स कर सकता है बेस्ड ऑन द एक्सेस लेवल। तो यहाँ मैंने एक सैम्पल प्रोजेक्ट बनाया, तो यहाँ पे मैं ऑथेंटिकेट एपीआई कॉल कर रहा हूँ विद यूजर नेम एंड पासवर्ड, और यहाँ पे मैं पासवर्ड अभी गलत दे रहा हूँ। तो जब मैं गलत दूंगा तो मेरे पास अनऑथराइज्ड आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे जब मैं पासवर्ड सही दूंगा तो लेट्स से पासवर्ड अभी मैंने पासवर्ड रखा है प्रोजेक्ट में, तो जब मैं इसको सेंड करूंगा तो आप देखोगे वो मुझे एक टोकन दे रहा है, और टोकन में आपका डॉट पहला पार्ट है और फिर डॉट दूसरा पार्ट है और फिर ये थर्ड पार्ट है, राइट। मैंने सेम टोकन यहाँ पे कॉपी किया और आप देखोगे हेडर है हमारा HS512, राइट। पेलोड में मेरे पास सब्जेक्ट है, एक्सपायरी डेट है, इश्यूड एट है, राइट, और इसमें और भी डिटेल दे सकते हो, और सिग्नेचर में मेरे पास HMAC है, राइट। तो अभी मैं सेम टोकन यहाँ पे ऑथराइजेशन टैग में यूज करूंगा विद बियरर। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा और यहाँ पे मैं ग्रीटिंग्स एपीआई कॉल करूंगा। तो आप यहाँ पे देखोगे मुझे सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आ गया, पर जैसे ही अगर मैं यहाँ पे कुछ एक चीज भी चेंज कर देता हूँ, एक करेक्टर, राइट, तो फिर सेंड करूंगा तो वहां पे मेरा आ जाएगा कि अनऑथराइज्ड बिकॉज टोकन ये इनवैलिड है। सिंगलटन पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो सिंगलटन क्लास बनाने के लिए आपका कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होना चाहिए, आपका जो पब्लिक गेट मेथड है वो स्टैटिक पब्लिक होना चाहिए, और जो आपका इंस्टेंस स्टोर रहेगा वो प्राइवेट स्टैटिक में होना चाहिए। और गेट मेथड के अंदर आप लेजी इंस्टेंशिएशन कर सकते हो, अगर इंस्टेंस नल है तो इंस्टेंस बना दो, वरना जो इंस्टेंस ऑलरेडी है ग्लोबल इंस्टेंस वो रिटर्न कर दो, राइट। तो इससे आपका एक ही इंस्टेंस रहेगा। अगर इस कोड को और इंप्रूव करना है तो हमें सिनेरियोस हैंडल करने पड़ते हैं। तो लेट्स से जब ये इंस्टेंस बन रहा है, राइट, तो मल्टी थ्रेडिंग इशू आ सकता है अगर एक से ज्यादा थ्रेड सेम कोड चलाएंगे, राइट। इस कोड को अगर हमें थ्रेड से बनाना है तो हमें डबल चेक लॉगिंग का यूज करना चाहिए। तो वो कोड कुछ इस तरह दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने सिंक्रोनाइज ब्लॉक लगा दिया और यहाँ पे फिर से इफ लगा दिया, और जब हम ये सिंक्रोनाइज और डबल लॉकिंग कर रहे हैं, राइट, तो हमें रिकमेंडेड रहता है कि हम सिंगलटन को वोलेटाइल बना दें। सेकंड सिनेरियो है अगर रिफ्लेक्शन के थ्रू ये कंस्ट्रक्टर कोई इन्वोक करता है, राइट, तो इसके अंदर हमें कंस्ट्रक्टर की कंडीशन देनी पड़ती है अगर इंस्टेंस नल नहीं है, राइट। इफ इंस्टेंस इज नॉट इक्वल टू नल तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे थ्रो कर दो आप रन टाइम एक्सेप्शन। तो इस तरह से आपका रिफ्लेक्शन का भी सिनेरियो कवर हो जाता है। थर्ड सिनेरियो आता है आपका सीरियलाइजेशन का। सीरियलाइजेशन सिनेरियो हैंडल करने के लिए हमें रीड रिजॉल्व मेथड का यूज करना पड़ता है और उसको रिटर्न करना पड़ता है गेट इंस्टेंस, जो कि हमें ग्लोबल इंस्टेंस लाके देगा इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू वन। लास्ट सिनेरियो आपका रहता है क्लोनिंग में। तो आप नहीं चाहते कि कोई भी क्लोन कर पाए, तो आपको ओवरराइड करना पड़ता है क्लोन मेथड सेइंग दैट क्लोन नॉट सपोर्टेड, एक्सेप्शन थ्रो करेगा अगर कोई ट्राई करेगा क्लोन करने का, राइट। स्टेट डिजाइन पैटर्न की बात करते हैं। तो स्टेट डिजाइन पैटर्न में क्या रहता है कि जब भी आपका इंटरनल स्टेट चेंज होता है, राइट, तो ऑब्जेक्ट चेंज करता है अपना बिहेवियर। अगर एग्जांपल करें हम ट्रैफिक लाइट की, राइट, तो ग्रीन अगर स्टेट है उसका, तो ग्रीन के बाद जब स्टेट येलो हो रहा है तो उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, येलो से रेड हो रहा है फिर उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, राइट। सबसे बड़ा फायदा स्टेट डिजाइन पैटर्न का क्या रहता है कि हमें इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट या कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर मैं कोड लेवल में आपको दिखाता हूँ, अगर हम ग्रीन रेड येलो ट्रैफिक लाइट का इंप्लीमेंटेशन इफ एल्स इफ से करें, राइट, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, राइट, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स है और इसका मेंटेनेबिलिटी भी हार्ड रहता है इस लेगेसी कोड का। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम स्टेट पैटर्न का यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको एक इंटरफेस बनाना पड़ता है या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी आप बना सकते हो, और जिसके अंदर आपका चेंज स्टेट का मेथड रहता है, और फिर जितनी भी स्टेट्स हैं आपकी, राइट, ट्रैफिक लाइट की एग्जांपल में हमारे पास ग्रीन है, रेड है और येलो है, राइट। तो हर एक स्टेट की अलग कॉन्क्रीट क्लास रहती है जो इंप्लीमेंट करती है ये इंटरफेस, और उसके अंदर वो इंप्लीमेंटेशन देती है चेंज स्टेट मेथड का। और यहाँ पे आप इंटरनली स्टेट को हैंडल कर रहे हो, आपका एक कॉन्टेक्स्ट रहता है। इस केस में हमारा ट्रैफिक लाइट क्लास रहेगी, राइट, जो मैनेज करेगी करंट स्टेट को और प्रीवियस स्टेट को। तो सारा स्टेट हैंडलिंग हमारा कॉन्टेक्स्ट क्लास में रहता है, और जो हमारा मेन क्लाइंट है, राइट, यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं डॉट चेंज कर रहा हूँ, डॉट चेंज कर रहा हूँ, और इंटरनली वो सारा बिहेवियर बेस्ड ऑन द स्टेट चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे पहले हमारा रेड था, फिर येलो हुआ प्रिपेयर टू गो, फिर ग्रीन हुआ गो, फिर से येलो हुआ प्रिपेयर टू स्टॉप, फिर रेड स्टॉप, राइट। फैक्ट्री पैटर्न की बात करते हैं। तो फैक्ट्री पैटर्न का सबसे बड़ा गोल क्या रहता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक है वो क्लाइंट कोड से अलग रहता है। मतलब कि आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो विदाउट एक्सपोजिंग द इंस्टेंशिएशन लॉजिक टू द क्लाइंट, और हम इसके लिए इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करते हैं, राइट। अगर हम एब्स्ट्रैक्शन की बात करें, राइट, तो अगर आप किसी भी फिजिकल फैक्ट्री में भी जाते हो तो वहां जाके आपको प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं उसका यूनिट अलग रहता है, वो यूजुअली विजिबल नहीं रहता है विजिटर्स के लिए, राइट। तो आपको आउटपुट दिखेगा, आपको इनपुट दिखेगा, पर वो कैसे
बन रहा है वो आपको नहीं दिखेगा, राइट। और इसको कोड में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, सबसे पहले आपके पास रहेगा इंटरफेस लॉगर, या फिर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी यूज कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट इंटरफेस। तो इसके अंदर हमारा वॉइड लॉग मेथड है, और उसके बाद जितने भी तरह के मुझे लॉगर चाहिए, राइट, उनकी मुझे कॉन्क्रीट क्लासेस बनानी पड़ेंगी जो इंप्लीमेंट करेंगी ये इंटरफेस। मैंने पहले बनाया कंसोल लॉगर, उसके अंदर मैंने लॉग मेथड की इंप्लीमेंटेशन दी। सिमिलरली मैंने बनाया फाइल लॉगर, सिमिलरली मैंने बनाया डेटाबेस लॉगर, राइट, 3 तरह के लॉगर। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है हमारी फैक्ट्री क्लास। इसके अंदर अगर आप देखोगे हम डायरेक्टली इंटरफेस को यूज कर रहे हैं। जो भी टाइप मेरे पास आ रही है उस बेस पे मैंने यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लगाई। अगर कंसोल आ रही है तो कंसोल लॉगर को कर दो रिटर्न। और क्लाइंट कोड में अगर आप देखोगे मैं सिर्फ लॉगर फैक्ट्री डॉट गेट लॉगर कर रहा हूँ और मैं टाइप दे रहा हूँ कौन सा लॉगर मुझे चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि ये सब करने का फायदा क्या हुआ, राइट, क्या अचीव किया आपने। तो पहली चीज आपने अचीव करी डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, इसमें हमारा लूजली कपल्ड रहना चाहिए कोड। सेकंड हमने अचीव किया ओपन क्लोज प्रिंसिपल, राइट, मतलब कि ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। प्राइमरी और क्वालिफायर एनोटेशन का इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो उसका यूज केस देखते हैं। लेट्स से मेरे पास एक इंटरफेस है कंटेंट स्ट्रेटजी, राइट, और मेरे पास 2 क्लासेस हैं, एक है वीडियो कंटेंट स्ट्रेटजी और मेरे पास है इमेज कंटेंट स्ट्रेटजी। तो बोथ क्लासेस आर इंप्लीमेंटिंग द सेम इंटरफेस। उसके बाद मेरी एक सोशल मीडिया सर्विस क्लास है जिसके अंदर मैं ऑटो वायर्ड का यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कंटेंट स्ट्रेटजी इंटरफेस का यूज कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को भी रन करता हूँ तो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आएगी और स्प्रिंग बूट आपको ये एप्लीकेशन स्टार्ट करने नहीं देगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एप्लीकेशन फेल टू स्टार्ट आएगा और नीचे एक्शन में क्या बोल रहे हैं, कंसीडर मार्किंग वन ऑफ द बीन्स एज प्राइमरी, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ अभी और एक अपनी बीन को प्राइमरी बना देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं कॉन्फिग में जाता हूँ तो वीडियो कॉन्टेंट स्ट्रेटेजी को मैं प्राइमरी बना रहा हूँ। तो अभी ये तो हो गया प्राइमरी का यूज केस। जब हमारे पास मल्टीपल बीन्स हैं तो एक प्राइमरी आप सेट कर दो तो वो हर पर जाएगी। और सेकंड यूज केस क्या है कि लेट्स से अगर मैं एक और सोशल मीडिया सर्विस यहाँ पे बनाता हूँ, राइट, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेट्स से सोशल मीडिया सर्विस 2। इस सोशल मीडिया सर्विस के लिए मुझे प्राइमरी कंटेंट स्ट्रेटेजी यूज नहीं करना है, राइट, तो मुझे यूज करना है इमेज कंटेंट स्ट्रेटेजी। तो उसके लिए मैं इसके ऑटो वायर्ड के अंदर, राइट, जहाँ पे है यहाँ पे मैं क्वालिफायर टैग का यूज करूंगा और यहाँ पे मैं अपना जो भी प्रेफरेंस है मेरा, तो मेरा प्रेफरेंस है इमेज कंटेंट स्ट्रेटेजी, राइट, तो मैं यहाँ पे अपना प्रेफरेंस दे दूंगा। अब क्या होगा, आपके पास प्राइमरी भी है और क्वालिफायर भी है, बट क्वालिफायर का प्रेफरेंस ज्यादा रहता है बिकॉज यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इस सोशल मीडिया सर्विस 2 के लिए हमारी इमेज कंटेंट स्ट्रेटेजी ही क्वालिफाई करनी चाहिए। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल और डिपेंडेंसी इंजेक्शन का देखते हैं, तो ये काफी इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो पहला हमारा क्या रहता है, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, जो कि हाई लेवल पे हमारा डिजाइन प्रिंसिपल है, राइट। और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है कि हु इनिशिएट्स द कॉल, मतलब कि इंस्टेड ऑफ योर कोड कंट्रोलिंग द फ्लो, द फ्रेमवर्क और कंटेनर्स कंट्रोल्स इट, राइट। एओपी की एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है फॉर इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं बिफोर, आफ्टर रिटर्निंग, राइट, आफ्टर थ्रोइंग। तो इसके बेस पे जो है जो फ्लो है कोड का, राइट, तो वो फ्रेमवर्क डिसाइड करेगा, तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। और उसके बाद हमारा रहता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन बेसिकली इज सबसेट ऑफ इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल टू मैनेज डिपेंडेंसीज, राइट। तो इसमें हमारा कंस्ट्रक्टर है, फील्ड है, सेटर इंजेक्शन है, राइट। तो इसका हाई लेवल पे अगर आपको सोचना हो, डीआई इज ऑल अबाउट हाउ वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स अ डिपेंडेंसी। तो अगर हम ये एग्जांपल देखें, हमारे पास एक सर्विस है, राइट, और यहाँ पे हम ऑटो वाइड का यूज कर रहे हैं फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो यहाँ पे मैं न्यू कीवर्ड का यूज नहीं कर रहा हूँ, मतलब अगर मैं ट्रेडिशनल जावा कोड देखूँ तो यहाँ पे मुझे न्यू कंटेंट स्ट्रेटेजी ऐसे करके कुछ लिखना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे मैं न्यू कीवर्ड का यूज नहीं कर रहा हूँ। और नीचे जब मैं फेच भी कर रहा हूँ बीन को, राइट, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट मेथड कॉल कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा सोशल मीडिया सर्विस इज इक्वल टू न्यू सोशल मीडिया सर्विस, राइट। तो वो ऑटो वाइड खुद से कर रहे हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क, तो उसको बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और थर्ड आपकी रहती है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या रहता है कि हाई लेवल मॉड्यूल्स शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल्स। बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन का यूज करते हैं यहाँ पे, मैं डिटेल में भी कवर करूंगा किसी और रील में। स्प्रिंग बूट इंटरव्यू में आपको वैलिडेशंस का पूछा जा सकता है, जो कि आप पोस्ट मैपिंग में लगाते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक पोस्ट मैपिंग यूआरएल बनाया है जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी। तो अब इंटरव्यूअर आपको पूछ सकते जो भी बॉडी में आ रहा है, राइट, उसको आपको वैलिडेट करना है, तो आप कैसे करोगे। तो अगर मैं अभी पोस्टमैन में जाता हूँ और यहाँ पे मैं लोकल होस्ट यूजर्स को हिट करता हूँ और सेंड करता हूँ, कुछ वैलिडेशन नहीं चल रहा। स्प्रिंग बूट में आपको स्प्रिंग बूट स्टार्टर वैलिडेशन करके पैकेज आता है, वो आप डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हो और जो आपकी यूजर क्लास है वहाँ पे आप हर फील्ड के ऊपर वैलिडेशन दे सकते हो। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने नेम के ऊपर दे रहा हूँ कि वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर ब्लैंक है तो मैसेज चला जाए नेम इज मैंडेटरी। नेम का साइज मिनिमम 2 होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये मैसेज चला जाए, राइट। और इस वे से आप मैक्सिमम भी दे सकते हो। अगर मैं मैक्सिमम दे रहा हूँ 15, तो यहाँ पे मैं मैसेज चेंज कर सकता हूँ, नेम शुड बी बिटवीन 2 and 15 करेक्टर। सिमिलरली एज के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मिनिमम एज मुझे चाहिए 18। और ईमेल फील्ड के लिए आप ईमेल टैग का यूज कर सकते हो और बोल सकते हो कि ईमेल शुड बी इन वैलिड फॉर्मेट। तो इंटरनली ये फॉर्मेट खुद चेक करेगा। और आपको जहाँ पे आपकी पोस्ट मैपिंग हो रही है
वहाँ पे आपको वैलिड टैग देना पड़ता है यहाँ पे, वरना आपका वैलिडेशन नहीं चलेगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टैग जो भी आपने यूजर क्लास में वैलिडेशन डाला है वो सब आपका इनेबल हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ सारी एरर्स को बाइंड करके उसको बैड रिक्वेस्ट के फॉर्म में भेज रहा हूँ। तो अभी अगर मैं इसको हिट करूंगा तो आप देखोगे नेम हमारा करेक्टर वैलिडेशन फटा, ईमेल हमारा सही फॉर्मेट में नहीं है और एज हमारा लेस देन 18 है। कभी कभी इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन मेथड के अंदर क्या हो रहा है, राइट। तो हम तो यहाँ पे एप्लीकेशन चला सकते हैं, पर इंटरनली स्प्रिंग बूट क्या स्टेप्स कर रहा है तो उसको थोड़ा समझते हैं। मैं रन मेथड के इंप्लीमेंटेशन में जाता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे 30-40 लाइन का कोड है और वो इंटरनली काफी मेथड्स भी यूज कर रहे हैं। तो हाई लेवल समझते हैं इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। पहला है आपका स्टॉप वॉच, ताकि पता लग सके कि कितना टाइम लेगा स्टार्ट होने में। उसके बाद हमारा कॉन्फ़िगर हेडलेस प्रॉपर्टी रहता है, बिकॉज हमें डिस्प्ले डिवाइस नहीं चाहिए ये चलाने को। उसके बाद जो भी आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स भेज रहे हो वो उसको कैप्चर करता है और उसके बेस पे इन्वायरमेंट रेडी होता है आपका। और ये इन्वायरमेंट में आपका स्प्रिंग प्रोफाइलिंग भी पिक्चर में आता है कि इन्वायरमेंट टेस्ट होगा या प्रोडक्शन होगा या डेवलपमेंट होगा। और उसके बाद आपका बैनर प्रिंट होता है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पे ये गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बना रहा है। और इसके अंदर अगर मैं जाता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लगा है। या तो आपका सर्वलेट हो सकता है या रिएक्टिव हो सकता है या डिफॉल्ट हो सकता है। सर्वलेट मतलब कि अगर डिपेंडेंसी आपकी स्टार्टर वेब की है तो वो उसे सर्वलेट वेब एप्लीकेशन कंसीडर करेगा। अगर आप रिएक्टिव यूज कर रहे हो तो वो रिएक्टिव करेगा। और एक बार जब उसको कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है तो वो प्रिपेयर करता है कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली प्रिपेयर कॉन्टेक्स्ट और रिफ्रेश कॉन्टेक्स्ट में आपका सब कुछ हो रहा है बेस्ड ऑन योर आर्ग्यूमेंट्स, इन्वायरमेंट्स, कॉन्टेक्स्ट और जितनी भी बीन्स और कॉन्फ़िगरेशन, जितनी भी डिपेंडेंसी लोड करनी है वो सब स्टेप में हो रहा है। और उसके बाद स्टॉप वॉच डॉट स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह से बैकएंड में स्प्रिंग बूट डॉट रन मेथड काम करता है। इंटरव्यूअर आपसे प्री ऑथराइज और सिक्योर्ड का डिफरेंस पूछ सकता है, जो कि दोनों ही स्प्रिंग सिक्योरिटी में यूज होते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि प्री ऑथराइज हमारा लेटेस्ट है और न्यू है, और कोई भी रीजन आपको नहीं बनता कि आप सिक्योर्ड यूज करो। अगर आप कोड अभी लिख रहे हो तो आप हमेशा प्री ऑथराइज यूज करो, क्योंकि प्री ऑथराइज के साथ आप बिल्ट इन एक्सप्रेशंस का यूज कर सकते हो। हैज रोल, हैज एनी रोल, परमिट ऑल, और ये इज अनोनिमस भी अलाउ करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नॉट का यूज करके इज अनोनिमस भी कर सकता हूँ और फिर एंड का यूज कर सकता हूँ। इस तरह से आप एक्सप्रेशन बिल्ड कर सकते हो यहाँ पे प्री ऑथराइज में। पर सिक्योर्ड में ये एक्सप्रेशन बेस्ड को सपोर्ट नहीं करता और इसमें आप एंड कंडीशन नहीं लगा सकते। यहाँ पे आप मल्टीपल ग्रुप्स दे सकते हो बट वो इंटरनली और ही कंसीडर करेंगे, मतलब कि मॉडरेटर का एक्सेस हो या फिर एडमिन का एक्सेस हो। पर ये सिक्योर्ड में हम एंड ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते। तो अगर मैं इस गाइड में भी जाता हूँ और यहाँ पे एक टेबल है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हाई लेवल डिफरेंस एक्सप्रेशन लैंग्वेज सपोर्ट है प्री ऑथराइज में। उसके बाद हमारा जो कम्प्लेक्स रोल्स एंड कॉम्बिनेशन है सिक्योर्ड में हम एंड कंडीशंस नहीं दे सकते, बट प्री ऑथराइज में हम इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। और एनोनिमस का सपोर्ट हमारा रहता है प्री ऑथराइज में, सिक्योर्ड में हमारा कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो अगर इंटरव्यूअर आपको पूछता है ये क्वेश्चन तो आप सिंपली उसको बोल सकते हो कि यू विल प्रेफर प्री ऑथराइज ओवर सिक्योर्ड इन एनी यूज केस। ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको स्प्रिंग बूट इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। बेसिकली सिनेरियो क्या है, आपको लॉगिंग मैकेनिज्म लगाना है इनकमिंग रिक्वेस्ट पे बिफोर द कंट्रोलर प्रोसेसेस देम। तो इनडायरेक्टली इंटरव्यूअर आपकी इंटरसेप्टर्स की नॉलेज चेक करना चाह रहा है वाया दिस क्वेश्चन। स्प्रिंग इंटरसेप्टर की हेल्प से हम कोई भी रिक्वेस्ट को रोक सकते हैं बिफोर इट रीचेस टू कंट्रोलर। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी रिक्वेस्ट आपके पास आई, आप उसको रोको, उस पर अपना काम करो, फिर उसको कंट्रोलर पे भेज दो। तो इसमें हमारे मेन 3 फंक्शंस रहते हैं। पहला हमारा रहता है प्री हैंडल, तो ये हमारा मेथड चलेगा बिफोर कंट्रोलर मेथड इज इन्वोक्ड। पोस्ट हैंडल हमारा चलेगा जब कंट्रोलर मेथड ने अपना काम कर दिया पर व्यू रेंडर नहीं हुआ इन एमवीसी आर्किटेक्चर। और आफ्टर कंप्लीशन हमारा चलेगा जब आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई या सक्सेस हो गई या फेलियर हो गया, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे आप क्लीन अप कर सकते हो। तो आफ्टर कंप्लीशन आपका हमेशा चलेगा। तो इंटरसेप्टर की हेल्प से आप लॉगिंग लगा सकते हो, आप डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हो। पैरेलल स्ट्रीम का सिनेरियो देखते हैं। कभी कभी इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि जब आप पैरेलल स्ट्रीम का यूज कर रहे हो तो इंटरनली कितनी थ्रेड्स ओपन होंगी, मतलब कि कितनी थ्रेड्स आपकी पैरेलल में चलेंगी। तो यहाँ पे मैं एरे बना रहा हूँ जिसमें 10 नंबर है और यहाँ पे मैं सिंपल नंबर्स डॉट पैरेलल स्ट्रीम कर रहा हूँ और पीक इंटरमीडिएट ऑपरेशन का यूज कर रहा हूँ और फिर जस्ट फॉर ईच कर रहा हूँ। और पीक के अंदर मैं थ्रेड नेम प्रिंट करवा रहा हूँ देखने के लिए कि कौन सी थ्रेड कौन से नंबर को हैंडल कर रही है। तो अगर आप लॉग्स देखोगे तो हर एक नंबर के लिए अलग वर्कर थ्रेड ओपन हो रही है, बिकॉज हमारे पास 10 नंबर है। एक नंबर हमारा मेन ने प्रोसेस करा, बाकी हमारी वर्कर थ्रेड 9 तक ओपन हुई। तो ये हमारा कैसे डिसाइड होता है कि कितनी नंबर ऑफ थ्रेड्स पैरेलल स्ट्रीम यूज कर सकता है। तो ये नंबर ऑफ थ्रेड्स डिपेंड करता है कौन सी मशीन पे आप कोड चला रहे हो। अगर मैं अपनी मशीन के कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कोड्स हैं 12, इसीलिए JVM ये सारे कोड्स का यूज कर रहा है। एक कोर पे एक थ्रेड चलती है,
तो मैक्सिमम वो 12 थ्रेड्स ओपन कर सकता है मेरी मशीन पे। और आपको बोलता है कि मुझे 12 थ्रेड्स नहीं चलाने, मुझे सिर्फ 4 चलाने हैं, राइट, बाकी मुझे नहीं चलाने। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप कस्टम थ्रेड पूल बना सकते हो फोर्क जॉइन पूल का। इसमें आप मेंशन कर सकते हो मुझे टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स 4 ही चलाने हैं। उसके बाद आप कस्टम थ्रेड पूल डॉट सबमिट मेथड का यूज करके उसमें पैरेलल स्ट्रीम को चला सकते हो। मोमेंटो डिजाइन पैटर्न की बात करते हैं, इसका भी इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है। तो इसका रियल यूज केस क्या है कि अनडू फंक्शनैलिटी जहाँ पे आपको करना होता है, या फिर डेटाबेस ट्रांजैक्शन करना होता है बिकॉज उसमें रोल बैक की जरूरत पड़ती है, या फिर कैशिंग करना होता है, या फिर आपको स्नैपशॉट कहीं लेना होता है, राइट। तो अगर इसका लाइव एग्जांपल देखें, मैंने रेक्टेंगल बनाया तो इस सॉफ्टवेयर ने मेरी स्टेट स्टोर कर रही होगी, राइट। तो मैंने रेक्टेंगल को यहाँ पे मूव करा और उसके बाद मैंने कंट्रोल जेड करा, तो आप देखोगे रेक्टेंगल प्रीवियस स्टेट पे चला गया। तो इंटरनली सारी एप्लीकेशन मोमेंटो पैटर्न यूज करती है अनडू करने के लिए। इस डिजाइन पैटर्न में आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहला रहता है ओरिजिनेटर, जिसकी स्टेट आपको सेव करनी है। ये टूल ओरिजिनेटर है। जब भी मैं इस फ्लो डायग्राम में कुछ सेव कर रहा हूँ तो एक करंट स्टेट सेव हो रही है, वो हम सेव करते हैं मोमेंटो क्लास में। यहाँ पे सेव हो जाती है स्टेट, पर यहाँ पे आप देखोगे वो स्टेट सेव तो हो रही है पर वो हिस्ट्री भी साथ में मेंटेन कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो वो अलग हिस्ट्री में सेव हो जाएगा क्योंकि करंट स्टेट चेंज हो रही है। तो जितनी भी पास्ट स्टेट्स है हम उसे हिस्ट्री में मेंटेन करते हैं, उसको हम बोलते हैं केयर टेकर क्लास। और केयर टेकर और मोमेंटो हमेशा हमारा कोऑर्डिनेट करता है कि कौन सी स्टेट को कहाँ रखना है, क्या करना है। जब भी मुझे कुछ अनडू करना है तो वो केयर टेकर की हेल्प से हम अनडू करते हैं। तो इस पैटर्न को सीखने के लिए आप खुद का छोटा सा कोड बना सकते हो, लेट्स से सर्कल का। तो यहाँ पे मैंने जो कोड बनाया है इसमें एक सर्कल ऑब्जेक्ट है, तो मैं ये सर्कल को अगर यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो प्रीवियस स्टेट मेरी सेव हो रही है। अगर मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ तो सर्कल वापस चला जा रहा है, राइट। फ्लाई वेट डिजाइन पैटर्न की बात करते हैं जो कि स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न है। तो फ्लाई वेट का हमारा यूज क्या रहता है कि हम मिनिमाइज करें मेमोरी यूज को बाय शेयरिंग कॉमन पार्ट्स ऑफ डेटा, जिसको हम इंट्रिंसिक डेटा भी कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी अवेलेबल रैम है उसमें आप मोर ऑब्जेक्ट्स फिट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कोड एक बनाया जो कि 1 करोड़ ट्रीज को रेंडर कर रहे हैं इस फॉरेस्ट कैनवा में। तो यहाँ लॉग्स में अगर आप देखोगे 1 करोड़ ट्रीज बनाने के लिए मुझे 76 MB लगा बस। पर अगर मैं फ्लाई वेट डिजाइन पैटर्न का यूज नहीं करता तो वो मुझे 362 MB रैम का यूज करना पड़ता। तो रैम सेव क्यों हुई, ट्री टाइप मैंने क्लास बनाई, इसमें मैंने ये 3 चीजें डाली जो कि कॉमन रहेंगी, नेम, कलर और अदर ट्री डेटा। और जो ट्री ऑब्जेक्ट है उसमें मैंने डिटेल डाली कोऑर्डिनेट्स की और इसके अंदर ट्री टाइप का यूज कर लिया। तो मतलब अभी जब 1 करोड़ ट्री ऑब्जेक्ट बन रहे हैं तो उसमें एक्स और वाई 2 फील्ड ही बन रहे हैं। ये वाले फील्ड रीयूज हो रहे हैं हर एक ट्री ऑब्जेक्ट में। इससे क्या हुआ कि आपको 5 फील्ड स्टोर करने पड़ते हैं 1 करोड़ ऑब्जेक्ट के लिए। फ्लाई वेट डिजाइन पैटर्न का यूज करके हमने यहाँ पे सिर्फ कोऑर्डिनेट्स रखे जो कि यूनिक रहेंगे हर एक ट्री के लिए, और जो शेयर डेटा था हमने वो ट्री टाइप और ट्री फैक्ट्री की हेल्प से उसको रीयूज कर लिया। आपने काफी टाइम ऐसी एपीएस देखी होंगी जहाँ पे आपको लिंक्स मिलता है रिस्पॉन्स में, और ये लिंक्स की हेल्प से यूजर डेटा में नेविगेट कर सकता है कि उसको कोई और डेटा चाहिए या फिर रिलेटेड डेटा चाहिए तो वो कैसे ले। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम हाइटॉस या फिर हाइटियोस करके भी इसको बोला जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, हाइपरमीडिया इज द इंजन ऑफ एप्लीकेशन स्टेट। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो वेबसाइट पे भी यूज होता है, जहाँ पे हम लिंक्स देते हैं फिर उसका पूरा साइट मैप देते हैं, राइट। तो सेम चीज रेस्ट की दुनिया में करने के लिए हाइटॉस यूज होता है। इसको स्प्रिंग बूट में कैसे करते हैं, तो स्प्रिंग बूट में सबसे पहले आपको डिपेंडेंसी चाहिए स्प्रिंग बूट स्टार्टर हाइटॉस करके। उसके बाद आप वेब एमवीसी लिंक बिल्डर का यूज करके जितने मर्जी लिंक्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये ऑल बुक्स करके लिंक ऐड कर दो, और इसका सोर्स क्या है, गेट ऑल बुक्स, जो कि प्रेजेंट है बुक कंट्रोलर डॉट क्लास में। और सिमिलरली मैं सेल्फ लिंक का यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ गेट बुक बाय आईडी, राइट। तो जब मेरी एपीआई रिस्पॉन्स देगी तो वहां पे 2 लिंक्स मेरे ऐड हो जाएंगे, ऑल बुक्स और सेल्फ करके। तो ओनली रीजन ये इतना अडॉप्ट नहीं हो पाया क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पे डायनेमिक लिंक्स बनाने का लॉजिक आपका इंक्रीज होता है और फिर और भी कॉम्प्लेक्सिटी आती है जब आप कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ खेलते हो। इंटरव्यूअर आपसे एम्बेडेड सर्वर चेंज करने का पूछ सकता है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन चलाते हो तो आपने लॉग्स में देखा होगा कि आपका टॉमकैट सर्वर इनिशियलाइज हो जाता है। तो मतलब कि जब आपकी एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट चल रही है तो वो टॉमकैट सर्वर पे चल रही है, राइट। तो इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि आपको टॉमकैट यूज नहीं करना, आपको जेटी या फिर अंडरटो यूज करना है। तो उसको कैसे करेंगे, उसको करने के लिए हमारे पास जेटी और अंडरटो की स्टार्टर डिपेंडेंसी आती है। जो भी आपको दोनों में से यूज करना है वो आप यहाँ पे डिपेंडेंसी डाल सकते हो, जैसे कि अभी मैंने जेटी की डाली है। और आपको एक एक्सक्लूजन टैग देना पड़ता है स्टार्टर वेब के अंदर कि आप टॉमकैट को एक्सक्लूड करना चाहते हो। तो जब आप एक्सक्लूजन टैग दोगे और अपना स्टार्टर दोगे जेटी का या अंडरटो का, तो आपकी जो एप्लीकेशन है उस एम्बेडेड सर्वर पे चलने लगेगी। एग्जांपल अगर आप अभी देखोगे जब मैं कोड चला रहा हूँ तो मेरा जेटी का सर्वर है
जो स्टार्ट हो रहा है और हमारी जो एप्लीकेशन है वो अभी जेटी एम्बेडेड सर्वर पे चल रही है, राइट। हाई लेवल डिफरेंस क्या टॉमकैट, जेटी और अंडरटो में, जो जेटी है हमारा वो हमारा लाइट वेट रहता है और अंडरटो है वो उससे भी ज्यादा लाइट वेट, वेरी लाइट वेट। तो इसलिए हमारा अंडरटो जो है माइक्रो सर्विसेज रिएक्टिव लाइट वेट एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, और जो जेटी है वो हाई कॉन्करेंसी जहां पे आपको चाहिए उसके लिए बेस्ट काम करता है, और टॉमकैट हमारा जनरल इंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर्ड लॉगिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट डाउनलोड किया है जिसमें स्प्रिंग बूट 3.4.0 सिलेक्ट किया। ये प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ और ये प्रोजेक्ट में मैं रन करता हूँ मेवन स्प्रिंग बूट रन कमांड, राइट। ये जो कंसोल के लॉग्स हैं, राइट, वो स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए, तो आपको सिर्फ एक लाइन यहाँ पे ऐड करनी है, लॉगिंग डॉट स्ट्रक्चर डॉट फॉर्मेट डॉट कंसोल इज इक्वल टू ECS। ECS मतलब कि इलास्टिक कॉमन स्कीमा। तो मैं ये लाइन ऐड करके जब अपना प्रोजेक्ट रन करूंगा तो आप देखोगे कि जो हमारे कंसोल लॉग्स हैं वो JSON फॉर्मेट में या फिर ECS फॉर्मेट में आने शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। पर यहाँ पे इशू क्या है कि आपको कंसोल जो लॉग्स हैं वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में चाहिए रहते हैं, पर ये स्ट्रक्चर्ड लॉग्स आपको फाइल फॉर्मेट या JSON फॉर्मेट में चाहिए रहते हैं। इसको मैं कमेंट कर दूंगा। उसके बाद मैं 2 लाइनें ये ऐड कर रहा हूँ। पहले मैं बोल रहा हूँ जो मेरी फाइल का फॉर्मेट है वो ECS रहे, पहले हमने कंसोल का फॉर्मेट दिया था, अब फाइल का फॉर्मेट दे रहे हैं ECS और फाइल का नाम दे रहे हैं। तो अब जब मैं इस प्रोजेक्ट को रन करूंगा आप देखोगे जो हमारा कंसोल है वो हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में दिखा रहा है, और यहाँ पे मेरे पास logs.json फाइल बन रही है जो कि हमारे पास JSON फॉर्मेट में आ रही है, और इसके काफी फायदे हैं। ये JSON फॉर्मेट आप डायरेक्टली थर्ड पार्टी ऑब्जर्वेबिलिटी सिस्टम्स को भेज सकते हो, तो आपको कुछ कन्वर्जन नहीं करना है क्योंकि आपका सारा एनालिसिस जो रहेगा वो JSON फॉर्मेट में ही रहेगा। ग्रुपिंग और एग्रीगेशन ऑपरेशंस का पूछा जाता है जावा स्ट्रीम्स इंटरव्यू में, तो यहाँ पे उसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4-5 प्रोडक्ट डाले हैं स्ट्रीम प्रोडक्ट में। हमारे पास सिनेरियो क्या है, टोटल प्राइस हमें निकालना है प्रोडक्ट्स का ग्रुप बाय देयर कैटेगरी। उसके लिए हम मैप यूज करेंगे, हमें प्राइस निकालना है कैटेगरी। कैटेगरी हमारी स्ट्रिंग है और प्राइस हमारा इंटीजर है, तो हम मैप स्ट्रिंग इंटीजर यूज करेंगे। यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स डॉट इसको कलेक्ट करेंगे सबसे पहले, और इसके अंदर जितने भी हमारे ग्रुपिंग और एग्रीगेशन के फंक्शन रहते हैं, राइट, वो कलेक्टर्स डॉट से शुरू होते हैं। तो अगर आपका इंटरव्यू है तो आप हमेशा कलेक्टर्स डॉट करके वहां पे देख सकते हो कौन कौन से आपके पास फंक्शन है इसमें। तो इस केस में सबसे पहले हमें ग्रुप करना है बेस्ड ऑन कैटेगरी, राइट। तो यहाँ पे हम कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय यूज करेंगे, और ग्रुपिंग बाय के अंदर हमारा जो ग्रुप है कौन सी फील्ड पे है, राइट, तो वो हम यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अंदर हमारा है कैटेगरी, राइट। तो यहाँ पे हम कैटेगरी फील्ड दे देंगे जिसके बेस पे हमें ग्रुपिंग करना है। और अभी ग्रुपिंग के बाद हमें उसका प्राइस निकालना है टोटल, तो टोटल प्राइस के लिए हमें सम करना पड़ेगा। कलेक्टर्स डॉट यहाँ पे हमारे पास होगा समिंग इंट, तो हमारा प्राइस इंट में है तो हम समिंग इंट करेंगे, और यहाँ पे हम फील्ड का नाम दे देंगे। तो हमें समिंग इंट करना है प्राइस के ऊपर। और आपको हो सकता है मुझे सम नहीं करना, एवरेज करना है, राइट। तो सिंपली उसकी जगह समिंग इंट की जगह आपके पास एवरेज इंट भी रहता है, एवरेजिंग इंट। पर यहाँ पे आपको ख्याल रखना है जब भी आप एवरेज करते हो वो इंटीजर रिटर्न नहीं करता, यहाँ पे आपको उसका डबल करना पड़ेगा डेटा टाइप। समरी स्टैटिस्टिक्स का पूछा जा सकता है जावा स्ट्रीम इंटरव्यू में। कल हमने रील में देखा कि हम ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, फिर हमने देखा कि उसको सम कैसे कर सकते हैं, एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी हम समरी स्टैटिस्टिक का सिनेरियो और यूज केस देखते हैं। तो लेट से आपको यहाँ पे हर कैटेगरी के बेस पे आपको एक समरी चाहिए कि मिनिमम प्राइस क्या है उस कैटेगरी में, मैक्सिमम क्या है, एवरेज क्या है, राइट। तो अगर मुझे एक एक करके निकालना हो तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, लाइक प्रोडक्ट्स को मैं मैप टू इंट करूंगा, फिर मैं डॉट मिन लिखूंगा, फिर मैं डॉट मैक्स लिखूंगा, फिर डॉट एवरेज लिखूंगा, राइट। तो ये सब करने की हमें जरूरत नहीं है जब हम जावा स्ट्रीम यूज कर रहे होते हैं, हम सिंपली समरी स्टैटिस्टिक्स का यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कलेक्टर्स डॉट, यहाँ पे अगर मैं टाइप करूंगा समराइजिंग, तो यहाँ पे हमें समराइजिंग इंट करके दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं समराइजिंग इंट करूंगा क्योंकि हमारा प्राइस जो है इंट में है, और यहाँ मैप में हम इंटीजर यूज नहीं कर सकते, समरी के लिए हमारे पास अलग टाइप रहता है, तो जिसको हम इंट समरी स्टैटिस्टिक्स करते हैं जो कि पार्ट है जावा डॉट यूटिल का। तो मैं यहाँ पे ये मैप में यूज करूंगा और कलेक्टर्स में समराइजिंग इंट करके यूज करूंगा। तो इसका आप रिस्पॉन्स देखोगे, पहले उसने मुझे होम डेकोर कैटेगरी की समरी दिखाई, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी का काउंट क्या 2 है, सम सारे प्राइजेस का क्या है 2500, मिनिमम एवरेज मैक्सिमम, इसी तरह से फर्नीचर की समरी, सम भी दिया, मिनिमम भी दिया, काउंट भी दिया, एवरेज भी दिया, मैक्स भी दिया। तो ये 5 चीजें सिर्फ ये एक फंक्शन आपको रिटर्न कर रहा है। पार्टीशनिंग का यूज केस देखते हैं जो कि ग्रुपिंग से थोड़ा अलग है और ये जावा स्ट्रीम में काफी यूज होता है। तो लेट्स से यहाँ पे मेरे पास सप्लायर ऑफ स्ट्रीम है और यहाँ पे मैंने 5 प्रोडक्ट डाले हैं। तो अभी हमारे पास सिनेरियो है कि मुझे पार्टीशनिंग करना है या फिर मुझे सेपरेट करना है प्रोडक्ट इनटू एक्सपेंसिव एंड चीपर कैटेगरी। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, लेट्स से मैं यहाँ पे वेयर बना दूं पार्टीशनिंग डेटा, और यहाँ पे जब भी आप सप्लायर यूज करते हो स्ट्रीम के साथ तो आपको प्रोडक्ट सप्लायर डॉट गेट करना पड़ता है जो कि आपको रिटर्न करता है स्ट्रीम ऑफ प्रोडक्ट।
और उसके बाद आप डॉट कलेक्ट कर सकते हो, और कलेक्टर्स के अंदर आपका पार्टीशनिंग बाय मेथड रहता है, और इसके अंदर आप कंडीशन दे सकते हो। लेट्स से मैं कंडीशन दे रहा हूँ प्रोडक्ट डॉट प्राइस इज ग्रेटर देन 700। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ इसको। अब देखोगे यहाँ पे हमारे पास फॉल्स कंडीशन आई, और फॉल्स के अंदर जितने भी एरे ऑफ प्रोडक्ट है वो हमारे पास आ गए। फिर हमारे पास आई ट्रू कंडीशन। पार्टीशनिंग बाय में वो क्या करेगा, ये कंडीशन हर प्रोडक्ट पे चलाएगा, या तो उसको ट्रू वाले एरे में फेंक देगा या फॉल्स वाले में फेंक देगा। तो इस तरह से आपके पास ट्रू और फॉल्स दो तरह के एरे बन जाएंगे बेस्ड ऑन योर पार्टीशनिंग बाय कंडीशन। काफी फंडामेंटल क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है, और अगर आप इसका आंसर सही से नहीं देते हो इंटरव्यू में तो आपका इंप्रेशन इतना स्ट्रांग नहीं पड़ेगा इंटरव्यूअर के सामने। तो इसको क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। जावा जो है स्टैटिकली और स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या है, राइट? तो स्टैटिकली का मतलब क्या है कि जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, राइट, आपको उसकी टाइप देनी पड़ती है। लाइक हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स रहती है, वो आपको देनी पड़ती है वेरिएबल को, राइट। उसके बिना आप डिक्लेयर नहीं कर सकते जावा में। और उसके बाद अगर आप एक बार टाइप दे दोगे, राइट, इंट नंबर इज इक्वल टू 10, उसके बाद आप उसमें स्ट्रिंग वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, कोई और वैल्यू डिफरेंट डेटा टाइप की असाइन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है स्टैटिकली टाइप। स्ट्रांगली टाइप जो भी आप ऑपरेशन करते हो उसके काफी स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं जावा में। इंट वेरिएबल है और स्ट्रिंग वेरिएबल है तो आप उसमें एडिशन नहीं कर सकते, राइट। तो जावा जब आप यूज करते हो तो टाइप कन्वर्जन के काफी स्ट्रिक्ट रूल रहते हैं। तो हम बेसिकली इनकम्पैटिबल टाइप्स को मिक्स नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करें उसमें, राइट। तो इसको बोलते हैं स्ट्रांगली टाइप। तो इंटरव्यूअर आपको इसके बाद एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हमारा जावा 10 में वेयर कीवर्ड आया तो उससे हमारी डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज बन गई क्या जावा? पर इसका आंसर भी रहेगा नहीं। वेयर कीवर्ड से भी स्टिल हमारी जो जावा लैंग्वेज है वो स्टैटिकली और स्ट्रांगली टाइप्ड ही रहती है। अगर आप वेयर नंबर 42 भी करते हो तो उसके बाद आप नंबर को स्ट्रिंग वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, राइट। और उसके बाद आप वेयर कीवर्ड से भी आप इंट और स्ट्रिंग को प्लस या और ऑपरेशंस नहीं कर सकते हो। डॉकर कंपोज को थोड़ा समझते हैं। डॉकर कंपोज इंटरव्यू में भी काफी पूछा जाता है। लेट्स से आपके पास एक डॉकर फाइल रहती है, उसको जब आप बिल्ड करते हो तो आपकी डॉकर इमेज बन जाती है, राइट। और डॉकर इमेज जब बन जाती है तो आप उसको डॉकर रन कमांड से डॉकर कंटेनर पे रन कर सकते हो, राइट। ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस रहता है। पर लेट्स से आपके प्रोजेक्ट में आपके पास दो सर्विस हैं, दो डेटाबेस है, एक कैशे है, एक काफका है। इस तरह से आपको सारी एप्लीकेशंस मैनेज करनी है, राइट। तो उसके लिए हमारा डॉकर कंपोज यूज किया जाता है मल्टी कंटेनर एप्लीकेशंस के लिए। डॉकर कंपोज की हेल्प से हम सिंगल YAML फाइल में सारी सर्विसेज को एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप सैंपल यहाँ पे देखोगे, मैंने दो सिंपल सर्विसेज बनाई है, डॉक्टर सर्विस और पेशेंट सर्विस, और दोनों की इमेज मैंने बिल्ड यहाँ पे कर रखी है जिसका नाम है डॉक्टर लेटेस्ट और पेशेंट लेटेस्ट, राइट। मैं अपने डॉक्टर में जाता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास ये डॉक्टर लेटेस्ट इमेज है और पेशेंट लेटेस्ट इमेज है, राइट। तो यहाँ पे मैं इमेज का नाम दे रहा हूँ, फिर मैं कंटेनर का नाम दे रहा हूँ, और फिर मैं पोर्ट नंबर दे रहा हूँ। इस तरह से आप यहाँ पे रेडिस हो गया, काफका हो गया, सीक्वल हो गया, जिसकी भी आपको डॉकर में इमेज मिलती है, राइट, आप सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जब मैंने डॉकर कंपोज अब बिल्ड चलाया, राइट, तो यहाँ पे इसने कंटेनर मेरे स्टार्ट कर दिए, डॉक्टर कंटेनर और पेशेंट कंटेनर, और यहाँ पे मेरी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। और कंटेनर्स पे आप देखोगे ये दो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, एक 8081 पोर्ट पे चल रही है, एक 8082 पे, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरी पेशेंट सर्विस जो चल रही है 8082 पे चल रही है, और अगर मैं यहाँ पे 8081 कर रहा हूँ तो मेरी डॉक्टर सर्विस 8081 पोर्ट पे चल। जब भी आप डॉक्टर कंपोज का यूज करते हो तो आपकी जो मल्टीपल सर्विसेज है वो सेम नेटवर्क पे रन करते हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे सेम नेटवर्क के अंदर मेरी एक पेशेंट सर्विस चल रही है, सेम नेटवर्क में मेरी डॉक्टर सर्विस भी चल रही है। तो अभी अगर लेट से मुझे डॉक्टर सर्विस से पेशेंट सर्विस कॉल करना है तो मुझे URL यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं इंटरनली विद इन सेम नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ सर्विस नेम मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ कोड में जाता हूँ तो यहाँ मेरे पास डॉक्टर कंट्रोलर है, और इसके अंदर मैं सिंपली रेस्ट टेम्पलेट का यूज करके URL दे रहा हूँ। जो URL बनेगा वो आपका ये सर्विस नेम बनेगा और पोर्ट नंबर आपका जो भी आपने दे रखा है डॉकर कंपोज में। तो विद द हेल्प ऑफ डॉकर सर्विस नेम और पोर्ट नंबर आप कोई भी API कॉल कर सकते हो विद इन सेम नेटवर्क इन डॉकर। काफी हेल्पफुल रहता है। इसके लिए आपको इंटर सर्विस कम्युनिकेशन की अलग से कोई लाइब्रेरी यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर इंटरव्यूअर आपको पूछता है कि आप जावा थ्रेड को किल कैसे करोगे, राइट, तो अगर आप उसका आंसर दे रहे हो थ्रेड डॉट स्टॉप मेथड, तो वो काफी गलत आंसर है क्योंकि वो ऑलरेडी डेप्रिकेटेड हो चुका है, क्योंकि वो इनहेरेंटली अनसेफ है और वो मॉनिटर्ड रिसोर्सेज को करप्ट कर देता है। तो आइडली अगर आपको थ्रेड किल करना है तो आपको थ्रेड डॉट इंटरप्ट मेथड यूज करना पड़ता है। तो उसको आपको कंबाइन करना पड़ता है एटॉमिक बूलियन के साथ।
तो जब आप एटॉमिक बूलियन और इंटरप्ट मेथड को कंबाइन करते हो तो वो आपका सेफेस्ट मेथड रहता है किसी भी थ्रेड को किल करने के लिए। यहाँ पे मैं एक वर्कर थ्रेड बना रहा हूँ। वर्कर थ्रेड के अंदर ये लूप तब तक चलेगा जब तक ये मेरी एटॉमिक बूलियन की वैल्यू ट्रू रहेगी, राइट। तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे ट्रू दे रखी है इनिशियलाइजेशन पे। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, स्लीप हो जा रहा है 1 सेकेंड के लिए, राइट। और मैंने कैच ब्लॉक लगा रखा है इंटरप्टेड एक्सेप्शन का, और इसके अंदर मैं थ्रेड डॉट इंटरप्ट कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद मैं वर्कर थ्रेड को स्टार्ट कर दे रहा हूँ और मेन थ्रेड को मैं स्लीप कर दे रहा हूँ 3 सेकेंड के लिए। और उसके बाद मैं 3 सेकेंड के बाद स्टॉप मेथड कॉल कर रहा हूँ जो कि उस बूलियन वैल्यू को फॉल्स कर देगा और वर्कर डॉट इंटरप्ट करेगा। जब आप ये इंटरप्ट मेथड यूज करते हो, राइट, तो इसके अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन में जाता हूँ तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये इंटरप्ट करता है थ्रेड को, और ये काफ़ी सारी कंडीशंस हैंडल करता है इंटरनली। अगर थ्रेड ब्लॉक्ड है या फिर स्लीपिंग स्टेटस में है, तो जब ये मेथड कॉल होगा और अगर थ्रेड स्लीप मोड में है हमारी, राइट, तो वो कैच ब्लॉक में जाएगा, वो कैच में जाके उस थ्रेड को इंटरप्ट कर देगा।